नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। आज स्वागत करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 का मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। सो फटाफट अपनी मैजिक बुक ओपन कर लीजिए। इन केस यू डोंट हैव दैट ऑप्टिमाइज्ड आईसीएआई मॉड्यूल या आपके पास जो भी बुक है वो ओपन कर लो। 99% सब सिमिलर ही होता है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट। वेटेज के साथ स्टार्ट करूंगा। 8 अटेम्प्ट्स में आईसीएआई ने इसको 80 मार्क्स के लिए पूछा है, विच गिव्स एन एवरेज ऑफ 10 मार्क्स फॉर दिस चैप्टर। सो 10 मार्क का आएगा। लास्ट 2 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने इसको कंपलसरी क्वेश्चन के जैसे पूछा है। सो दैट शोज कि इंस्टीट्यूट अब इस चैप्टर को अच्छा खासा वेटेज दे रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेजरली इस चैप्टर में 5 चीजें हैं। एक है क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा है थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, तीसरा है बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, चौथा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पांचवा है आउटसोर्सिंग, छठा है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। सो माय बैड, 6 मेजर थिंग्स आर टू बी अंडरस्टूड हियर। क्या बोला मैं? एक है क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा है बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, तीसरा है थियोरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, चौथा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पांचवा है आउटसोर्सिंग एंड सिक्स्थ है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो ये 6 मेजर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जो अपने को करना है। बाकी सब जो दिख रहे हैं वो उनके अंदर के सब कॉन्सेप्ट्स है। स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट से, विच इज क्वालिटी मैनेजमेंट। बट क्वालिटी मैनेजमेंट बिजनेसेस में क्यों आया? बिकॉज बिजनेसेस स्टार्टेड चेंजिंग इन द वे दे वर बीइंग अप्रोच्ड। आज बिजनेस करने के 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन वे एंड एक है ऑफलाइन वे। ऑनलाइन बिजनेस विच इज ई कॉमर्स, अपन सबको पता है बिकॉज एवरी डे वी आर यूजिंग इट। इसके चक्कर में व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। आओ सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। पहले क्या होता था, जो चीज अमेरिका में या यूके डेवलप्ड कंट्रीज में मिल रही है वो वहां पे ही मिलती थी। आज वो सब चीजें इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, बिकॉज यू कैन इंपोर्ट इजीली, एट द सेम टाइम आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। फियर्स कंपटीशन अमंग ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिसका फायदा एंड ऑफ द डे कस्टमर को मिलता है। बिकॉज आप अगर एज अ बिजनेस आपके ऊपर कंपटीशन का प्रेशर है, देन इन दैट केस यू विल प्राइस in the best manner possible, you will give the best quality possible, use new managerial methods to compete and grow योर कॉम्पिटिटर्स। ग्लोबल एक्सेस कैपेसिटीज है। आज की तारीख में अगर मेरे बिजनेस में कोई एक्सेस कैपेसिटी है तो जरूरी नहीं है कि मुझे उसको लोकल मार्केट में बेचना है। आई कैन सेल इट टू एनीवेयर इन द ग्लोबल वर्ल्ड। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा। सो डेटा पुल करना कितना इजी है आज की तारीख में अपन सबको पता है। इनफैक्ट डेटा इज द न्यू ऑयल, ऐसा भी कहते हैं। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज एंड ईज ऑफ ट्रैवल, ग्लोब ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो ये सब की वजह से चेंज हो गया है बिजनेस करने का तरीका। द बिजनेस हैज चेंज फ्रॉम सेलर्स मार्केट नाउ टू अ बायर्स मार्केट। और बायर्स मार्केट में एक चीज याद रखना, एवरीथिंग विल बी कॉम्पिटिटिव। सो अगर आपका प्राइसिंग है, पहले होता था कॉस्ट प्लस अप्रोच, मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो आप खुद का कॉस्ट देखोगे, उस पर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, फिर मार्केट में कस्टमर को सेल करोगे। आज की तारीख में ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू कीप द प्राइस कॉम्पिटिटिव बेस्ड ऑन मार्केट प्राइसिंग। यू हैव टू बी अ प्राइस टेकर। सेकंड है यूज ऑफ जेआईटी सप्लाईज, मतलब ये सब न्यू मैनेजरियल मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू हैव अ बेस्ट कॉस्ट पॉसिबल। आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, दैट शुड मीट एंड एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम हैज टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो ये अगर आपने कर लिया, देन इन दैट केस आप नेक्स्ट लेवल पे compete कर पाओगे विद द ग्रोइंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर। फिर आता है टुडेज बिजनेस चैलेंजेस। आज की तारीख में योर कस्टमर हैज टू बी सेटिस्फाइड विद द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, कस्टमर को उम्मीद से दुगना देना पड़ेगा, और ये उम्मीद से दुगना देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे उसमें इंक्लूड करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरे बुक में मैंने एब्सोल्युटली मॉड्यूल का लैंग्वेज यूज किया है, आप देख सकते हो, और मॉड्यूल का हर एक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, सुनते रहना ये लेक्चर को, उठते जागते सोते खाते सुनते रहना, सो दैट जितना आप सुनते जाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में या इन जनरल एससीएमपी में,
में, एंड देन यू कैन राइट योर पेपर्स विद कॉन्फिडेंस। तो कहां पे थे अपन? अपन थे कि भाई कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी कैसे देना है, एंड वो बेस्ट क्वालिटी देने के लिए वी हैव द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो पहले सबसे समझते हैं कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्वालिटी मतलब कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब दो, उसको और बेटर लगे वैसा कुछ कर दो। सो हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी कि कंफर्मेशन टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। आपने अगर एक मोबाइल फोन मंगाया है, जैसा आपको मोबाइल फोन चाहिए था वैसा या उससे बेटर होगा, देन क्वालिटी है बॉस। सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड उसको वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए, ठीक है। सो अब ये क्वालिटी अच्छा हो, इसके लिए अपने को जो खर्चे करने पड़ेंगे उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कि कस्टमर को जो चाहिए, कस्टमर स्पेसिफिकेशंस के कंफर्म करे, कस्टमर स्पेसिफिकेशंस को कंफर्म करे, वैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ। एंड इफ देयर इज अ फेलियर इन मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, इसका मतलब आप क्वालिटी नहीं दे पाए हो। ये देखो, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज टू चेक फेलियर इन मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। तो अगर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन आपने जो बोला था या कस्टमर ने जो एक्सपेक्ट किया था वो आप डिलीवर नहीं कर पाए, देन उसकी वजह से जो कॉस्ट होगा ना, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। वापस से मैं बोलता, मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त अगर आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, देन इन दैट केस कस्टमर के डिससेटिस्फैक्शन की वजह से जो आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा ना, वो भी आप ही को बेयर करना पड़ेगा। इसके लिए प्रोडक्ट बनते वक्त जो खर्चे होते हैं जिससे प्रोडक्ट एकदम टॉप क्वालिटी का बने, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। और अगर आपने वो गुड क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, देन इन दैट केस प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा, कस्टमर विल बी अनहैप्पी, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक बोला है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा बोला है अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब होता है जब वो प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है, जब वो प्रोडक्ट बनने का प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो, उसके पहले की जो भी चीजें हैं, जैसे क्वालिटी टेस्ट हो गया, क्वालिटी ऑडिट, क्वालिटी ट्रेनिंग करवा दो अपने जितने भी एम्प्लॉइज है, डिजाइन एकदम परफेक्टली रिव्यू करवा दो। जो भी इश्यू आपको लग रहा है आ सकता है प्रोडक्ट बनते वक्त, उसके पहले वाली जितनी भी चीजें हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल ऑफ दोज एरर्स और फेलियर्स, वो सबको कहते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। एंड प्रोडक्ट बनते वक्त, से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बन रहा है, एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर आपको कोई इश्यू लग रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आप जो खर्चा करने वाले हो उसको कहते हैं अप्रेजल कॉस्ट। जैसे कि जब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल आएगा सप्लायर के पास से, एट दैट पॉइंट इन टाइम उसका प्रॉपर चेकिंग हो जाना चाहिए। आप जो मशीन के ऊपर वो प्रोडक्ट बनाने वाले हो, वो मशीन का प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए कि भाई बराबर है कि नहीं, क्योंकि अगर मशीन सही नहीं होगा तो आउटपुट सही नहीं आएगा। सो इनपुट बराबर आया है कि नहीं सप्लायर के पास से, आपका जो मशीन है वो बराबर है कि नहीं। ऑल ऑफ दिस टिल दैट, टिल द आउटपुट बना नहीं है, वो सब चीजें आ जाएगी आपकी प्रिवेंशन एंड अप्रेजल में। ये दोनों कॉस्ट अगर इंकर कर लिया, देन इन दैट केस आपका जो आउटपुट है वो ऑब्वियसली अच्छा आएगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी विच इज इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। तो अब समझो प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट बनने के बाद आपने उसके ऊपर इंस्पेक्शन किया और आपको लगा कि यार ये प्रोडक्ट जैसा स्पेसिफिकेशन था वैसा नहीं बना है, बट अभी तक कस्टमर के पास नहीं गया, देन इन दैट केस उसको कहते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट, बिकॉज फैक्ट्री के अंदर ये वो प्रोडक्ट और आपने इमीडिएटली उसको देख लिया कि हाँ भाई प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है, एंड यू कैन इमीडिएटली रिजॉल्व दैट इशू। मतलब अगर कोई इशू है छोटा मोटा तो आप उसको रिवर्क करवा सकते हो, या अगर आपको लग रहा है कि यार इसको ठीक नहीं करवा पाएंगे तो आप स्क्रैप में डाल दोगे, रीअसेंबल कर दोगे। ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फेलियर, बट इस सब के लिए खर्चा लगेगा, इसके लिए उसको इंटरनल फेलियर वर्ड यूज किया है। एंड अगर आपने इंस्पेक्शन किए बिना ही कस्टमर के पास समझो वो प्रोडक्ट बेच दिया, कस्टमर ने कोई एरर या फेलियर ऑफ स्पेसिफिकेशन पकड़ लिया, देन इन दैट केस कस्टमर आपको रिटर्न कर देगा। दैट विल बिकम योर वारंटी कॉस्ट प्लस रेप्यूटेशनल लॉस, प्लस फ्यूचर में वो आपसे शायद ना खरीदे। ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। प्लस वो जो आपको रिटर्न करेगा वो तो डाउनग्रेडेड हो गया, रिटर्न माल है, तो हो सकता है उसको बेचने के लिए आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़े, तो वो आपका लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये सब आ जाएगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर। आई होप वी आर क्लियर। फटाफट आओ पढ़ लेते हैं बुक से। कॉस्ट इंकर टू अवॉइड, अवॉइड अपने को अवॉइड करना है पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज,
और मिनिमाइज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो अगर आपने डिजाइनिंग क्वालिटी ट्रेनिंग दिया अपने एम्प्लॉय को, देन इन दैट केस आप लोग को कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। प्लान्ड एंड इंकर्ड बिफोर एक्चुअल ऑपरेशन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन के पहले आपने वो कर लोगे, एसोसिएटेड विद डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इसके एग्जांपल्स है क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग, डिजाइन रिव्यू, क्वालिटी ट्रेनिंग, ऑडिट, सप्लायर इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव कॉस्ट। फिर आता है आपका अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट में कंट्रोल प्रोसेसेस इंश्योरिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। तो जैसा मैंने बोला, अब जब इनपुट आएगा, इनपुट का जो स्पेसिफिकेशन था वैसे ही आना चाहिए, वो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के साथ मैच होना चाहिए। इफ नॉट, देन अपन ऑन द स्पॉट रिटर्न कर देंगे सप्लायर को। एसोसिएटेड विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स इवैल्यूएशन ऑफ परचेज मटेरियल, products and services to ensure that they are as per specifications. For example, field testing, package, equipment testing, जिसके अंदर वो equipment में जो बनने वाला है, that will be a appraisal cost. अगर ये दोनों पे खर्चा नहीं किया, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल पे खर्चा नहीं किया, देन इन दैट केस इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा आप लोग को इधर दिखते जाएगा, जैसे जैसे प्रिवेंशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर नीचे होते जाएगा। एंड इफ नॉट, देन वाइस वर्सा। इंटरनल फेलियर incurred to remedy defects discovered बिफोर प्रोडक्ट और सर्विस इज गिवन टू द कस्टमर। मतलब फैक्ट्री के अंदर ही पर प्रोडक्शन हो चुका है बॉस। कॉस्ट incurred to correct deficiencies caused by error in product एंड इनएफिशिएंसीज इन प्रोसेसेस। तो अगर आपके प्रोसेस में कोई इनएफिशिएंसी होगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट जैसा डिजायर्ड है वैसा नहीं बना, तो जैसे स्क्रैप, रीवर्क, रीडिजाइन, रीटेस्ट, ये सब आपका आ जाएगा इंटरनल फेलियर में। एंड लास्ट इज एक्सटर्नल फेलियर incurred to correct defects discovered by the end customer. Occurs when product or service that fail to reach design quality standard are not detected until आफ्टर ट्रांसफर टू कस्टमर कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन। तो अगर कस्टमर के पास पहुंचने के बाद वो पता चल रहा है, देन कस्टमर इज डिससैटिस्फाइड, गॉन, जिसकी वजह से वारंटी कंप्लेन आएगा, मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा, एंड दैट आर द रिपरकशंस। हायर प्रिवेंटिव एंड अप्रेजल कॉस्ट इज इक्वल टू लोअर डिफेक्टिव एंड इंटरनल फेलियर कॉस्ट। आई होप वी आर क्लियर। आप एक बार रीड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इन ऑल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्या? प्रिवेंशन कॉस्ट प्लस अप्रेजल कॉस्ट प्लस इंटरनल फेलियर प्लस एक्सटर्नल फेलियर, ये चारों को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये चारों को मिला के बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मतलब अ पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज मिनिमम। मतलब देखो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, समझो कि अपना फिलहाल प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट बहुत हाई है, से 9 लाख रुपीज, एंड मेरा इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर है 1 लाख रुपीज। तो टोटल तो फिलहाल 10 लाख रुपीज का मेरा खर्चा हो रहा है। समझो मैं एक ऐसे लेवल पे आता हूं जहां पे 3 लाख रुपीज का प्रिवेंशन एंड अप्रेजल है एंड 3 लाख रुपीज का इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर है। तो 10 लाख की जगह पे 6 लाख मेरे लिए फाइनेंशियली बेटर है। सो दिस पॉइंट वेर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे overall cost of quality is the minimum, is called as optimal cost of quality। जैसा आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये है आपका कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस एंड नॉन कन्फर्मेंस का जो मीटिंग पॉइंट है, उसको कहते हैं ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। आओ देखते हैं। एन इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन प्रिवेंशन एंड अप्रेजल इज लाइकली टू रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फेलियर कॉस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड ऑफ देयर इज, क्या होगा, ऑप्टिमम ऑपरेटिंग लेवल इन विच कंबाइंड कॉस्ट आर एट मिनिमम। ठीक है ना। तो अपने को ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे कंबाइंड कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं ना, कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, दोनों इज एट ऑप्टिमम, लोएस्ट है, वो अपना बेस्ट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बन जाएगा। समझे। फिर आता है स्टेप्स ऑफ PAF मॉडल। PAF का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर। तो वो अभी अपन लोग ऑलरेडी पढ़े ही है, तो अपने को पता ही है क्या होता है वो। दिस इज लाइक योर एग्जामिनेशन। आप जब पढ़ाई करने वाले होते हो, एट दैट पॉइंट इन टाइम कैसे पढ़ना है आपको, गैदर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ फेलियर्स इन द सिस्टम। सो अगर आपने एग्जाम दिया एंड अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड आप एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए कोई भी एग्जाम में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितना भी फेलियर होने का रीजन है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सोशल मीडिया, एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, या मॉक टेस्ट नहीं लिख पाए, व्हाटएवर, या फिर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं था, तो जो भी इश्यूज है ये फेलियर के, वो आप फाइंड करोगे। इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फेलियर्स इन द सिस्टम, अप्लाई सम assumptions टू दैट डेटा इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द डेटा। तो भी ऐसे टोटल कितने मेरे फेलियर्स है सिस्टम ने,
उसके बाद में उसको डिवाइड कर दो, या तो वो प्रिवेंशन में जाएगा, अप्रेजल में जाएगा, इंटरनल फेलियर या एक्सटर्नल फेलियर में। एज अ कंपनी टोयोटा ने क्या किया था, टोयोटा ने अपने जितने भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, या जितने भी ओवरऑल फेलियर्स हुए वो सबको लिस्ट डाउन कर दिया, एंड देन फिर उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग अलग, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, प्रिवेंशन, अप्रेजल में। एलोकेट रिसोर्सेज टू कॉम्बैट द वीक स्पॉट। अब मेरे को पता चलेगा कि ये इंटरनल फेलियर इसकी वजह से हुआ है, एक्सटर्नल फेलियर इसकी वजह से हुआ है, सो आई विल पुट रिसोर्सेज देयर, एंड फाइनली इसको मैं रेगुलर बेसिस पे करते रहूंगा सो दैट परफॉर्मेंस इज बेस्ट। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर आप एग्जाम में फेल हुए वैसा समझ लो, तो इन दैट केस क्या होगा, आप सबसे पहले फाइंड करोगे क्यों आप फेल हुए, तो रीजंस फॉर फेलियर, वो फेलियर को क्वांटिफाई करो, उसके ऊपर थोड़े अपने अजम्पशंस एंड उसको कैटेगराइज कर दो 4 पार्ट में, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, रिसोर्सेज डाल दो जहां जहां पे भी आपका वीक है, एंड इस चीज को कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ये हो गया आपके स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पैफ मॉडल। आपका फर्स्ट पार्ट विच इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी यहां पे कंप्लीट होता है। अब अपन चलेंगे सेकेंड पार्ट के ऊपर विच इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहां पे देखो, मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि क्या क्या अपने को ध्यान देना है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो गया, अब आ रहे हैं अपन लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। याद रखना, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में 3 चीजें होती है। एक मेन जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। दूसरा ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जहां पे कंबाइंड कॉस्ट ऑफ ऑल दीज 4 क्वालिटी कॉस्ट इज एट मिनिमम। एंड लास्ट है पीएएफ मॉडल विच इज प्रिवेंशन, अप्रेजल, फेलियर। पीएफ मॉडल के 5 स्टेप है। पहले तो क्वांटिफाई, पहले तो देख लो भाई क्यों फेलियर हो रहा है, उसके रीजन देख लो, क्वांटिफाई कर लो उसको, 4 कॉस्ट में उसको डिवाइड कर दो, फिर बाद में रिसोर्सेज एलोकेट कर दो वीक स्टेप पे, एंड फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट को रेगुलर बेसिस पे आप चेक करते रहो। अब अपन लोग आ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बॉस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बोलता है कि भाई फर्स्ट टाइम में डू द राइट थिंग द फर्स्ट टाइम विद परफेक्ट क्वालिटी। इसी का मतलब है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सच दैट ऑल वेस्ट आर एलिमिनेटेड। वेस्ट कुछ भी हो सकता है, चैप्टर 3 में अपन ने पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, मोशन वेस्ट, डिलीवरी वेस्ट, इन्वेंट्री वेस्ट, ओवर प्रोडक्शन वेस्ट। तो ये सबको एलिमिनेट करना है, परफेक्ट प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है, एंड ये तभी हो पाएगा जब अपने प्रोसेसेस एकदम क्लियर है एंड एकदम सिस्टमैटिक है। आओ, TQM इज एम्ड एट एम्बेडिंग अवेयरनेस ऑफ quality in all organizational processes. It requires company क्या to maintain quality standard in all aspects of its business and ensuring that things are done right the first time and the defects and wastes are eliminated. मेन फोकस क्या है TQM का, ऑन मीटिंग कस्टमर नीड्स। ऑलवेज याद रखना यही मेन आपका फोकस रहेगा, क्या, मीटिंग कस्टमर्स नीड्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। तो ये सबसे हार्डकोर फोकस है आपका। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना है, कैसे टास्क अकम्प्लिश कर रहे हैं, मतलब आपका जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं, एम्फसाइजेस टीम वर्क, ठीक है। तो पूरा जो आपका कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एवरीबॉडी हैज टू बी टुगेदर, एंड देन कोई भी इशू को रिजॉल्व करना है। व्यूज ऑर्गेनाइजेशनल एज एन इंटरनल सिस्टम विद अ कॉमन एम, एंड दैट इज परफेक्शन। recognizes roles of everyone in the organization। ऐसा नहीं कि खाली टॉप मैनेजमेंट ही फॉलो करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट ही, everybody has to focus on the same goal। TQM's main aim is to eradicate waste and increase efficiency। तो अगर अपन ये सब चीज कर पाते हैं, then in that case अपन बोल सकते हैं कि yes we have implemented TQM in the best manner possible। आइए कुछ देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। वो सबसे बेस्ट पार्ट है, बिकॉज एम्प्लॉय छोटे छोटे लेवल्स में काम कर चुका है, उसको बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल की चीजें पता होती है, तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सो ही शुड बी अवेयर एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सेकेंड होता है कस्टमर फोकस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये सब क्वालिटी अपन किसके लिए दे रहे हैं, सो दैट द कस्टमर इज सेटिस्फाइड एंड उसको उम्मीद या उसके एक्सपेक्टेशन से बेटर चीज मिल रही है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ओनली वे ऑफ नोइंग इफ मेजर्स आर सक्सेसफुल। थर्ड अपन लेंगे यहाँ पे सेंटर्ड ऑन प्रोसेसेस। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके जो प्रोसेसेस है एकदम स्ट्रीमलाइन एंड क्लियर होना चाहिए। TQM सिस्टम विल फेल विदाउट क्लियर फोकस एंड प्रोसेस लेड थिंकिंग।
और उसको हर स्टेप पे आपको इफेक्टिव मॉनिटरिंग करनी है। फोर्थ है कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स इज वेरी नेसेसरी। फिफ्थ है इंटीग्रेटेड सिस्टम, एवरीथिंग एंड ऑफ द डे इज वन, एवरीथिंग इज फोकस्ड on a common aim, should have an integrated system that allows for TQM। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब सबका एक कॉमन गोल है। एंड लास्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ आपने अच्छा इंप्रूवमेंट कर दिया उसके बाद आप रिलैक्स नहीं कर सकते, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट एंड कीप ऑन डूइंग दैट। सो अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डीमैक एंड लीन सिक्स सिग्मा जो अपन ने चैप्टर 3 में ऑलरेडी रिवीजन में देख लिया है, वी विल ऑलवेज ट्राई टू कीप ऑन इंप्रूविंग थिंग्स। सो क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम, अगर अपने को लिखना हो तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कस्टमर के ऊपर फोकस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, सेंटर्ड ऑन प्रोसेसेस, प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइन, इंटीग्रेटेड सिस्टम, एवरीबॉडी इज फोकस्ड ऑन अ कॉमन गोल एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन होते रहने चाहिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कोई इशू हो देन इन दैट केस इट कैन बी रिजॉल्व विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। सो आई होप ये एक क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। अब आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ टीक्यूएम के ऊपर। देखो तीन फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है, एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, दूसरा कस्टमर फोकस एंड तीसरा है प्रोसेसेस। सो टेक्निक्स एम एट इंश्योरिंग दैट प्रोसेसेस आर इंप्रूव्ड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस आर इंप्रूव्ड। टोटल, टोटल मतलब इक्वल्स एवरीवन, एवरी एम्प्लॉय इन द कंपनी, बी इट द टॉप डायरेक्टर से लेकर लोअर लेवल प्यून या सुपरवाइजरी लेवल, मिडिल लेवल एम्प्लॉयज, एवरीबॉडी। तो टोटल का मतलब होता है एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द हायरार्की इज इन्वॉल्व। दूसरा टोटल का मतलब ये भी होता है कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट पे, बीट इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, हर स्टेज पे आपको टीक्यूएम अप्लाई करते रहना है एंड इट शुड इंक्लूड एवरीबॉडी इन द सप्लाई चेन इंक्लूडिंग द सप्लायर। तो सप्लायर को भी बोलना है भाई तू भी टीक्यूएम यूज कर ताकि तेरे भी जो इनपुट्स हमारे पास आए वो बेस्ट क्वालिटी के आए। सेकेंड फोकस है क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी मीन्स टू गिव और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को keep on improving or keep on giving so that we are giving customer more than what he desires. And management is proper planning, organizing, controlling, direction, and only then TQM can be achieved in its real sense। फिर बाद में बोला है 6 C's ऑफ TQM, याद रखना है अपने को। कमिटमेंट, कमिटमेंट फ्रॉम ऑल एवरीबॉडी इन दी ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल से स्टार्ट होगा कमिटमेंट। अगर लीडर्स जो टॉप लेवल के वो टीक्यूएम के ऊपर फोकस करेंगे तो ही नीचे वाले उसके ऊपर बराबर ध्यान दे पाएंगे। क्लियर कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप लेवल इज अ मस्ट सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ एवरीवन्स जॉब। सेकंड है कल्चर, आपके कल्चर में, आपके डीएनए में हो जाना चाहिए कि अगर आपको छोटी से छोटी मिस्टेक या एरर भी दिख रहा है आप उसको पहले रेक्टिफाई करोगे फिर ही आगे बढ़ोगे। अदरवाइज कई बार होता है ना, छोड़ना, जाने देना, नहीं, वो एटीट्यूड ही नहीं। कल्चर में, मेरे कल्चर में, मेरे डीएनए में कि मैं गलती होने ही नहीं दूंगा। कल्चर फॉलोड नीड्स टू बी मॉडर्नाइज्ड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस टू encourage employees feedback। तो अगर मेरे को कोई एरर या इशू दिख रहा है एज अ एम्प्लॉय आई हैव टू गिव देम अ फीडबैक, इट विल बी इंप्रूव्ड फॉर श्योर। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना पड़ेगा। थर्ड है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजेन जिसको अपन पढ़ चुके हैं। सो कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करते रहो, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। फोर्थ है कोऑपरेशन, टोटल, इधर एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब कि एवरीवन हैज टू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड रीच टू द कॉमन एम। तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लेबर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, किसी को इनडायरेक्ट इंटरनल कुछ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा, प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट के साथ, परचेज डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट के साथ, सब इन सिंक, इन कोऑर्डिनेशन मैनेज करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर टीक्यूएम सक्सेस। फिर है कस्टमर फोकस, इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर, सबके ऊपर ये बोलते हैं ना इक्वल फोकस रखना है। लास्ट है कंट्रोल, मतलब कीप ऑन मॉनिटरिंग जो भी आपने इतना अच्छा काम किया है। सो ये सब जो भी अभी आप लोग ने टीक्यूएम में पढ़ा वो सब का इन्वेंटर कौन था? ही वाज मिस्टर डेमिंग, हु इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। और डेमिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम क्लियर था। ही ऑलवेज सेड दैट कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई भी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना तो उसको फुल फोकस के साथ करो। ये 6 C's उन्हीं की देन है। यहाँ पे जो अपन लोग ने प्रिंसिपल्स पढ़े, यहाँ पे जो अपन लोग ने उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़े, दीज आर ऑल गिवन बाय डेमिंग। वो उन्होंने ये स्टार्ट कैसे किया था? उन्होंने बोला कि देखो कोई भी इश्यू अगर होता है ना तो वो 85% मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने प्रॉपर अगर ट्रेनिंग नहीं दिया वर्कर्स को तो उसकी वजह से इफेक्ट आएगा, डिफेक्ट आएगा या एरर आएगा या फेलियर होगा आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में। तो 85% वो चीज है, 15%
इट कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर्स मिस्टेक. सो 15% है खाली वर्कर की वजह से. 85% शुड बी ऑन प्रॉपर ट्रेनिंग. अपने उनके कल्चर में अगर आपने सेट कर दिया देन इन दैट केस कोई भी इशू नहीं होगा. सो फिलोसफी ऑफ डेमिंग क्या है? 15% ऑफ डिफेक्ट्स ड्यू टू वर्कर्स, 85% ऑन अकाउंट ऑफ प्रोसेस सिस्टम या पुअर मैनेजमेंट. तो आपको क्या करना है? करेक्ट सिस्टम प्रॉब्लम्स टू क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स क्वालिटी. तो योर नाउ एंड इंटेंशन इज वेरी वेरी क्लियर. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. उसके लिए उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए और बोला कि ये 14 डेमिंग पॉइंट्स को फॉलो करो एंड सी हाउ द TQM is achieved in the best manner possible. सबसे पहले क्रिएट अ कांस्टेंट पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट. तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि एक ही आज चुटकी लिया, आज ही अपन लोग पूरा फोकस के साथ क्वालिटी पे काम करेंगे और TQM ओरिएंटेड कंपनी बन जाएंगे. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. आपको यू हैव टू कीप ऑन इंप्रूविंग. क्या कोई एक दिन में CA बन सकता है? क्या नहीं. पहले CPT, फिर इंटरमीडिएट, फिर CA फाइनल, ये सब एग्जाम्स करते रहना पड़ेगा. रोज सीखते रहना पड़ेगा. CA बनने के बाद भी सीखते रहना पड़ेगा. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. सेकेंड, अडॉप्ट द न्यू फिलोसफी. इसका मतलब आप अगर पुराने तरीके से काम कर रहे हो तो नहीं चलेगा. अब आपको नया कॉस्टिंग पढ़ना है, नया SCMP पढ़ना है. वैसे ही कंपनीज को भी नई पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, स्पेशली विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी. थर्ड, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस. वो क्या बोलता है कि भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट और आउटपुट बनाओ, इनपुट इतना अच्छा होना चाहिए, मशीन इतना अच्छा होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट आउटपुट अच्छा ही है. इंस्पेक्शन के पीछे टाइम वेस्ट ही मत करो. इतना अच्छा इनपुट होना चाहिए, इतना अच्छा मशीन होना चाहिए, आउटपुट हैज टू बी वर्ल्ड क्लास. यूज अ सिंगल सप्लायर. अलग अलग सप्लायर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? अलग अलग सप्लायर का अलग अलग इनपुट, अलग अलग वो इनपुट को इंस्पेक्शन, फिर वेदर इट इज एज पर स्पेसिफिकेशन और नॉट, फिर आउटपुट में भी वेरिएशन आ सकता है. उससे बेटर है कि आप क्या करोगे? सिंगल सप्लायर लोगे. इंप्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर. सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. यूज ट्रेनिंग ऑन द जॉब. कीप ऑन प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग ऑन द रेगुलर बेसिस. इंस्टीट्यूट लीडरशिप. शो देम अ करियर विजन. एलिमिनेट फियर. अगर मेरे को बात करना है, अगर मेरे को लग रहा है कि यार कहीं पे कोई एरर है या कहीं पे कोई डिफेक्ट है या फेलियर है, तो इतना इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कोई मेरे को डर नहीं लगना चाहिए वो चीज बताने के लिए. ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, सब डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट रेगुलर बेस पे करते रहना चाहिए. गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स. अगर कोई चीज क्लियरिटी नहीं दे रही है देन इन दैट केस उसको अपने सिस्टम में से, प्रोसेस में से हटा दो. एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तूने 100 यूनिट बनाया देन इन दैट केस तेरे को 100 रुपया बोनस मिलेगा. नहीं. अगर वो ऐसा करोगे ना तो क्या हो जाएगा? आपने ऑब्जेक्टिव दे दिया उसको कि 100 यूनिट बना. अब वो 100 यूनिट जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर देगा. तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट पे ऑब्जेक्टिव्स. कि भाई मैनेजमेंट पे ऑब्जेक्टिव्स मत दो कि भाई नहीं तूने अगर 100 यूनिट बनाया तो तेरे को 100 रुपया बोनस मिलेगा. फिर वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा. तो इसलिए ये सब सिस्टम चाहिए ही नहीं. रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप. तो अगेन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा किसी को ऐसा स्पेसिफिकली अवार्ड देने की या कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई तू ही बराबर काम कर रहा है या तू कोई डिपार्टमेंट बराबर नहीं कर रहा है. एवरीबॉडी हैज टू बी इक्वल इन द होल हायरार्की. सबके पास इक्वल पावर्स होना चाहिए कोई भी चीज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का. अगर वो नहीं मिलेगा देन इन दैट केस देयर विल बी डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज. इंप्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट. सो देयर शुड बी पॉलिसीज जहां पे वो अपने आप को इंप्रूव कर सके. ऑन द जॉब क्वालिटी ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं. मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब. खाली एक नहीं, एवरीबॉडी हैज टू बी इन्वॉल्व. तो ये 14 में से आपको कोई भी 5 या 6 चीजें याद रखनी है एंड अगर आपने वो कर दिया देन इन दैट केस TQM डेमिंग 14 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया है. फिर उन्होंने बोला कि एक साइकिल होता है, वो साइकिल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो विच इज कॉल्ड एज PDCA साइकिल. प्लान, डू, चेक, एक्ट. अब इसको अपने स्टडीज में यूज करो. मैं आपको बोलता हूं आपको रैंक आ जाएगा. प्लान. सबसे पहले आपका प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए. इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल. हाँ, इसका मतलब कि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, अगर अपनी स्टडीज की प्लानिंग नहीं की है कि कब कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, एक साथ कौन से 2 सब्जेक्ट को मर्ज करके पढ़ना है, कब किसका टेस्ट सीरीज देना है, आपके डाउट्स है तो वो कैसे रिजॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो वो सब चीज का अगर प्लानिंग आपने नहीं किया देन इन दैट केस ऑब्वियसली विल नॉट क्लियर. वैसे ही कंपनी को भी अपना प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन प्लान्स क्लियर रखना पड़ेगा. आपने एक बार प्लानिंग कर लिया कब क्या पढ़ना है एंड ऑल ऑफ दैट, फिर बाद में उसका एग्जीक्यूशन का टाइम है. इंप्लीमेंट द प्रोसेस प्लान. फिर चेक करो, टेस्ट सीरीज लिखोगे तब आपको समझ में आएगा अरे यार मैं तो ये वाली गलती कर रहा हूं, इसको मेरे को कैसे इंप्रूव करना है, वो मैं नेक्स्ट टेस्ट में दूंगा. दैट इज कॉल्ड एज एक्ट. सो चेक, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू प्रोसेस एंड एक्ट, टेक करेक्टिव एक्शन इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग. इसको कहते हैं PDCA साइकिल. शिवर्ट साइकिल भी बोलते हैं इसको, विच इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल. बार बार अपन लोग ने देखा कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन इज एवरीवन जॉब आ रहा है, तो क्या है ये PDCA साइकिल यूज करना है, प्लान डू चेक एक्ट। प्लान करना है, जो भी आपके सिस्टम्स है पॉलिसीज है वो चेक करना है आपको कि वेदर वो प्रोसेसेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, सॉरी डू करना है कि इंप्लीमेंट किया कि नहीं, आपने एग्जीक्यूट किया कि नहीं वो प्रोसेसेस, जो चीजें एग्जीक्यूट हुई है उसको चेक करना है, अगर उसमें आपको लग रहा है कोई फेलियर है या कोई एरर है तो उसको इंप्रूव कर दो, एक्ट वापस से सेम चीज कंटिन्यू करो। एंड लास्ट चीज है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मतलब एवरीबॉडी has to be involved. अगर ऐसा होता है then in that case the loyalty of employees towards the company will increase, which end of the day will lead to employee satisfaction, and a satisfied employee will always give you a satisfied customer, जिसके लिए अपन लोग इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। So loyalty to the vision of the company, to pursuit of tough visible goals, recognition of satisfied customers and motivated employees are true assets of a company। तो मैंने क्या बोला, पहले एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, वो मोटिवेटेड रहेगा तो वो आपका अच्छा काम करेगा, वो अच्छा काम करेगा तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देगा। वाह वाह। डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग टू अलाउ डायरेक्ट स्पीडी रिस्पांस टू कस्टमर नीड्स। तो हर अगर कस्टमर का कुछ इशू आ रहा है देन इन दैट केस बार बार मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से जाऊं, परमिशन लूं, नीचे आऊं, नहीं, उससे अच्छा डेलीगेट कर दो, वो काम एम्प्लॉय अपने लेवल पे हैंडल कर लेगा, which is also decentralization of management to make best use of creative energy of the workflows। थोड़ा अपना हाथ खुला रखो, allow the employees to be participative and use their own thought process to solve customer queries। तो ये होता है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इसी के साथ अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो अपन ने क्या कैसे स्टार्ट किया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया, डू द राइट थिंग एट द फर्स्ट टाइम एंड एलिमिनेट ऑल द डिफेक्ट्स एंड वेस्ट। फिर फोकसेस ऑफ TQM के ऊपर आए, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ TQM पे आए, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है। देन TQM को पूरी तरह से समझ लिया। याद रखना ये 3 पॉइंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कस्टमर फोकस, टेक्निक्स एम्ड एट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। टोटल इन्वॉल्व एवरीवन, क्वालिटी, गिव कस्टमर मोर देन इज एक्सपेक्टिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। व्हाट आर द 6 C's ऑफ TQM? कमिटमेंट टॉप लेवल एम्प्लॉइज के साथ, कल्चर, इंटरनल कल्चर कंपनी का अच्छा सेट कर दो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन अमंग्स द एम्प्लॉइज, कस्टमर फोकस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड लास्टली इज योर प्रॉपर कंट्रोल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। फाइनली आता है डेमिंग। डेमिंग बोलता है 85% अगर आपने प्रॉपर प्रोसेसेस, सिस्टम्स, ट्रेनिंग नहीं दिया है उसकी वजह से होगा, 15% वर्कर की गलती की वजह से हो सकता है। 14 डेमिंग के पॉइंट्स ध्यान में रख लो, PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट, एंड लास्ट इज टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट रखोगे, ये एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड, उसकी वजह से कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। ट्राई टू डिसेंट्रलाइज योर थिंग्स which are which not required from your end, and do decentralization हो गया, then in that case your employee will be highly satisfied with you। I hope we are absolutely clear till here। इसी के साथ अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इन लाइन इज योर बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल को मैं सपोर्ट करता हूं वो बाय सेइंग इट इज अ CA एक्सेलेंस मॉडल। समझो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन में एक्सेलेंस चाहिए, देन इन दैट केस आप क्या करते हो, आप आपके सीनियर्स को पूछते हो, ए भाई मेरा एक सीनियर है उसको है ना SFM में 98 मार्क्स आया, तो आप उसको पूछोगे तेरे को SFM में 98 कैसे आया। किसी को थियोरी अच्छा होता है तो किसी को ऑडिट में 95 आया होगा, तो आप उसको जाके पूछोगे तेरे को ऑडिट में इतना अच्छा कैसे आया। समझो कोई प्रोफेसर है कॉस्टिंग का, तो आप उसको कॉस्टिंग का पूछोगे, सर मेरे को है ना कॉस्टिंग में बहुत अच्छा स्कोर करना है सर, मैं क्या करूं। या कोई रैंकर होगा तो आप उसको जाके पूछोगे यार तेरे को रैंक कैसे आया, मेरे को इन जनरल तेरा जो पूरा सिस्टम है वो बताना। तो उसको कहते हैं CA एक्सेलेंस मॉडल। मतलब जो भी उस फील्ड का एक्सेलेंट पर्सन है, आप उसके पास से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, एंड अगर आप वो सब चीजों को फॉलो करोगे तो आप खुद भी एक्सेलेंस बन जाओगे। इन द सेम वे बिजनेसेस, समझो अगर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं तो एप्पल हो गया, नाइकी है, टेस्ला है, अमेजॉन है, टाटा है, विप्रो है, रिलायंस है, ये सब क्या है, एक्सेलेंस बिजनेसेस है। तो अपन जाके पूछेंगे यार एप्पल तेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतना स्ट्रांग कैसे, तो एप्पल से उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ले लिया अपन लोग ने, माइक्रोसॉफ्ट से उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अपन लोग ने ले लिया, अमेजॉन का डिलीवरी सर्विसेज बहुत अच्छा है तो इतना अच्छा डिलीवरी कैसे कर पाता है। सो बेसिकली ये जितने भी एक्सेलेंस कंपनीज है उन सब का जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो भी बेस्ट चीज वो करते हैं, वो अगर अपन लोग ने अपने
बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर लिया तो कहना इसे अपन लोग भी एक्सेलेंस पे आ जाएंगे। दिस इज व्हाट बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल इज, मतलब एक फिलॉसफी है जिससे अपने को स्ट्रेंथन करना है, इंप्रूव करना है अपने मैनेजमेंट बिजनेसेस एंड प्रोसेसेस बाय ऑब्जर्विंग द एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन दी सराउंडिंग्स। एंड इतना अच्छा अपने को अपना खुद का बिजनेसेस करना है कि और एलिमिनेट वेस्ट जो भी है सब एलिमिनेट हो जाए, अपना एफिशिएंसीज इंक्रीज हो जाए, एम्प्लॉइज आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे पाए एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस इंप्रूव हो जाए। सो लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू बिकम द बेस्ट इज कॉल्ड एज बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। BM is a philosophy for developing and strengthening, क्या strengthen करना है, मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, सो दैट मैं मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकूं एंड मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए टॉप क्लास वैल्यू क्रिएट कर सकूं। हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनल कम्युनिकेशन एंड शोज हाउ अ वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट। एंड वो डेवलप करने के लिए आपको कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं, एंड दे आर फर्स्ट efficiency of operation best, minimize waste of goods and services, employee loyalty, high standards of businesses, outstanding practices in managing the organization। अगर ये 5 चीजें आपने properly implement कर दी, then in that case business excellence model is what you have implemented in the best possible manner। क्या, efficiency of operation improve करो, अपना waste एकदम minimize कर दो, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय का लॉयल्टी इंप्रूव करो, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस एंड ensuring that there are outstanding practices in managing the organization। अगर ये पांचों चीजें अपन लोग ने अपने कब्जे में कर ली, then in that case we can say that quality management principles एकदम बेस्ट वे में अपन लोग ने अप्लाई कर दिया है। So improve performance and create value for stakeholders and it helps us to know how world class organizations operate। वर्ल्ड के बहुत सारे एक्सेलेंस मॉडल्स है, बट अपने को एग्जाम में यहाँ पे 5 याद रखने हैं। EFQM जो यूरोपियन मॉडल है, एक है बॉल्ड्रिज मॉडल, फिर है ऑस्ट्रेलियन मॉडल, सिंगापुर मॉडल, जापान मॉडल। ये पांचों 5 नाम याद रखने पड़ेंगे बिकॉज एग्जाम में वो पूछते हैं व्हाट आर द 5 बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स दैट यू आर अवेयर ऑफ। EFQM यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मॉडल, बॉल्ड्रिज ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, सब 5 अपने को याद रखने हैं। उसमें ये इंस्टीट्यूट ने EFQM के ऊपर काफी फोकस करके EFQM को इंट्रोड्यूस किया है। तो EFQM का एक यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट फ्रेमवर्क मेजरिंग द स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट फॉर ऑल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है एंड कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। It enables organizations to understand cause and effect relationship with what their organization does and the result it achieves। तो आप जितना एक्सेलेंट चीजें करोगे उतना एक्सेलेंट आप कस्टमर को एंड आपके शेयर होल्डर को वैल्यू दे पाओगे। इसमें मेरा सबसे पहला है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलेंस ऑफ EFQM मॉडल। उसमें देर आर इन ऑल 8 एलिमेंट्स, वो 8 एलिमेंट्स का आप एक कुछ शॉर्ट कोड बनाना है आप बना सकते हो निमोनिक, बट मैं बोलता हूं कि ये देखो बहुत ज्यादा निमोनिक और शॉर्टकट के चक्कर में कुछ भी भूल गए ना तो बैकफायर करेगा, ध्यान रखना। लॉजिकली समझने की कोशिश करो कि क्या फंडामेंटल्स आपको चाहिए बिजनेस को आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहला कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है दैट शुड ऐड वैल्यू टू द कस्टमर। तो पहला है एडिंग वैल्यू फॉर कस्टमर। अब कैसे हो पाएगा, बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सेकंड, कोई भी काम कर रहे हो तो अब आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू कीप अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो एनवायरमेंट, सोशल एस्पेक्ट्स को ध्यान रख के आपको ये करना है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी इंक्रीज करना है, मतलब आपके एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पे ट्रेन करना है ऑन द न्यू चेंजेस, ऑन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। फोर्थ, हार्नेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कैसे आप नए वे में, बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सिंपल वे ऑफ डूइंग थिंग्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। फिफ्थ, लीडिंग विद विजन एंड इंस्पिरेशन, जैसा इधर मैंने लिखा है नारायण मूर्ति, रतन टाटा, दीज आर द लीडर्स। सो यू हैव टू डू वर्क व्हिच क्रिएट्स अ लीडरशिप वैल्यू इन योर होल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजिंग विद अजिलिटी, अजिलिटी मतलब अगर कोई चीजें चेंज हो रही है, जैसे क्लोथिंग फैशन चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो ये सब चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ क्या आपका कंपनी इजीली अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं। देन सक्सीडिंग थ्रू टैलेंट ऑफ पीपल, तो टीम वर्क होना चाहिए, आपको इंश्योर करना है कि ओवरऑल टीम वर्क है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छा टीम परफॉर्म कर रहा है तो उनके लिए रिवॉर्ड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया रखिए। एंड सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में या एक ईयर में आपने अच्छा ये सब कर दिया फिर वापस से ठप हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीडे बेसिस पे कंसिस्टेंटली ये सब आपको प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। सो
EFQM के फंडामेंटल एक्सेलेंस 8 चीजें क्या है? एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर. कस्टमर विल कम टू यू ओनली इफ यू आर एबल टू ऐड वैल्यू थ्रू योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. उसकी लाइफ में उसको कुछ चेंज, कुछ नयापन दिखना चाहिए. दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर. आज की तारीख में अगर आप लोग ने देखा होगा कि कितनी सारी एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें होती है. हमने भी मैजिक बुक के साथ जैसे आप लोग को एक एनवायरमेंट फ्रेंडली पेन भेजी, सो दैट was our way of trying to create a sustainable future. एप्पल ने जब अपना आईफोन 12 लॉन्च किया था तो उन्होंने जो भी चार्जर होता है, चार्जर निकाल दिया. क्यों? क्योंकि उनकी वजह से इट वाज क्रिएटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फिर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी. कौन है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी? इज योर एम्प्लॉइज. ट्रेन देम, गिव देम बेस्ट ट्रेनिंग. फिर आता है हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. वो इनोवेशन के साथ ही आप कुछ नयापन ला पाओगे आपके प्रोडक्ट्स में एंड सर्विसेज में. लीडिंग विद विजन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनेजिंग विद एजिलिटी. अगर कोई चीजें चेंज हो रही है तो उसको आप कैसे अडॉप्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो. सक्सीडिंग थ्रू द टैलेंट ऑफ पीपल. इसमें टीम वर्क, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन आता है. एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट. जो आपने आउटस्टैंडिंग काम किया है उसको सस्टेन करते रहो. अब सेकंड चीज जो उन्होंने बोली है EFQM मॉडल में इज द, तो ये था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. याद रखना, देयर आर 8 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. अपने को 8 याद रखने हैं. एग्जाम में आता है तो सब लिख कर आना है. उसके बाद आता है क्राइटेरिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. तो क्राइटेरिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में देयर आर 5 enablers and 4 results. 5 enablers, 4 results. 5 enablers मतलब those who are working towards ensuring the best quality results. तो सबसे पहले आपका लीडर should be very strong. He should be बोलते हैं ना, केपेबल इनफ टू टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम. तो ये आता है आपका लीडरशिप. जो भी आपका ओवरऑल टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा, से फॉर एग्जांपल आपने TQM डाला है या 6 सिग्मा, जो भी आपने स्ट्रेटेजी डाला है, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉइज. सो ये हो गया स्ट्रेटेजी. जैसे ही आपने स्ट्रेटेजी अपने लोगों को बोला, आपके जो एम्प्लॉइज है उनको बोला, द पीपल विच इज द एम्प्लॉइज शुड वर्क अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजीज. देन पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज. आउटसाइड लोगों के साथ आप किन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो इन डूइंग योर बिजनेस. एंड लास्ट इज क्वालिटी, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो इफ यू आर एबल टू फोकस ऑन दीज 5 थिंग्स, देन इन दैट केस यू विल गेट द टॉप 4 रिजल्ट्स. क्या? कि आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, आपके पास कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, ओवरऑल सोसाइटी में आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे, जिससे आपका बिजनेस इंप्रूव होगा. बिजनेस का जो आपका गुडविल है, रेपुटेशन है, दैट विल इंप्रूव एंड क्रिएट वैल्यू फॉर योर कंपनी, गिविंग राइज टू योर बिजनेस एंड सेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स. सो व्हाट आर द 5 enablers? सबसे पहला, लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम. वो जो भी स्ट्रेटेजी बनाएगा फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस एंड सर्विसेज, दैट हैज टू बी अप्लाइड बाय द पीपल हु आर योर एम्प्लॉइज. उनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहना चाहिए. अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, वो हो गया. उसके बाद में आपकी जो पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज है, जैसे आपका सप्लायर कौन है, आप रिसोर्सेज कहां से ले रहे हैं, क्या वो जो रिसोर्सेज ले रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. Finally, you have to ensure that your processes, products and services are hardcore focused on giving the best quality. अगर ये होता है, you will get a satisfied customer, you will get a satisfied or motivated employee, you will get society goodwill and benefit because आपने सोसाइटी को हेल्प किया है, एंड योर बिजनेस विल ग्रो क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स. एंड लास्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज रडार लॉजिक फ्रेमवर्क, which is called as result, अप्रोच, डिप्लॉय, असेस, रिफाइन. अगेन यहां पे भी मैं आपको बोलूंगा कि एग्जाम के नजरिए से सोचो. तो सबसे पहले आपको क्या रिजल्ट चाहिए, आपको क्या रिजल्ट चाहिए वो पहले से सोच के रखो कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास होना है, या मेरे को रैंक लाना है, या मेरा एक ही ग्रुप है तो मेरे को ये एक ग्रुप में चारों पेपर में एग्जामिशन लाना है. सो व्हाट इज द रिजल्ट्स दैट यू आर प्लानिंग टू अचीव. उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा अपना कि भाई ठीक है, ये मेरी बुक्स होंगी, ये मैं लेक्चर सुनूंगा, इतना मैं नोट्स लिखूंगा, ऐसे मैं टेस्ट सीरीज दूंगा. तो ये आपका अप्रोच हो गया. डिप्लॉय एंड इंट्रोड्यूस अप्रोचेस. फिर अब आपने जो अप्रोच प्लान किया है, कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अगर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको टेस्ट देके आप उसको असेस करेंगे, एंड जो भी आपने मिस्टेक टेस्ट में किए उसको आप रिफाइन कर देंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज द रडार लॉजिक. क्या रिजल्ट, क्या एक्सपेक्टेड है आपको अपने आप से, तो इसको कहते हैं रिजल्ट्स विच यू आर प्लानिंग टू अचीव. उसको पहले से ही लिस्ट डाउन कर दो. ये देखो, डिटरमाइन द रिजल्ट इट इज एमिंग टू अचीव एंड
सेट अप्रोप्रिएट टारगेट्स, कंपेयर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो आपको ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से और इंटरनली आपका ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ एंड फ्रॉम द टीम, वो क्लियर रख लो। अप्रोचेस, व्हाट इज गोइंग टू बी योर अप्रोच इन अचीविंग द रिजल्ट्स। फिर RAD, डिप्लॉय द रिसोर्सेज सो दैट यू कैन अचीव द रिजल्ट। जैसे अपने को अगर पढ़ाई करनी है, अप्रोच अपन लोग ने डिफाइन कर दिया है, सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय बोल दो, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्लीपिंग लेट, नो डूइंग टाइम पास, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो विच इज कॉल्ड एज डिप्लॉय, सॉरी विच इज कॉल्ड एज असेस योरसेल्फ, एंड फाइनली जब आप टेस्ट दे दोगे और उससे जो आपको सीखने को मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिफाइन। आई होप वी आर क्लियर विद ऑल ऑफ दिस। सो एक रीड कर लेते हैं। अप्रोचेस टू डिलीवर required result in future, deploy and introduce approaches in a systematic way to ensure full implementation, assess and refine approaches and deployment, and analyze the result achieved। जो भी आपने assess किया है उसको analyze करो और फिर उसमें क्या improvement possibilities है वो refine stage में आ जाएगा। identify priorities, plan and improvement, plan and implement improvements। So this is your radar। I hope अपने को बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल क्लियर हो गया होगा। कहां से स्टार्ट किया था अपन लोग ने? CA एक्सेलेंस मॉडल से। जो भी बेस्ट है उससे आइडिया लेते रहो, या बिजनेस के लिए जो भी बेस्ट है उससे आइडिया लेते रहो, सो दैट यू आर एबल टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स, यू विल नो हाउ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। 5 चीजें अपने को एंश्योर करनी है: एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, एम्प्लॉय का लॉयल्टी, मिनिमाइज वेस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, एंड एंश्योरिंग दैट देयर इज आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 5 मेथड्स है: EFQM, बॉल्ड्रिज, सिंगापुर मॉडल, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, जापानीज मॉडल, एंड अपने को फोकस करना है इसमें से खाली EFQM मॉडल के ऊपर, जिसमें पहला उसने बोला है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो 8 अपने पॉइंट्स है वो अपने को ध्यान में रहते हैं। एडिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, सस्टेनेबल फ्यूचर, मैनेजिंग विद एजिलिटी, को चेंज हो रहा है तो लीडरशिप विद विजन होना चाहिए, एम्प्लॉय से रिलेटेड उनको ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाओ, इनोवेशन, बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सो हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, सक्सीडिंग थ्रू टैलेंट ऑफ पीपल, टीम वर्क, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, एंड सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। फिर आता है आपका क्राइटेरिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, सो 5 enablers and 4 results। व्हाट आर द 5 enablers that you have? एक आपका लीडरशिप, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, स्ट्रेटेजी, कौन अप्लाई करेगा इस स्ट्रेटेजी को? पीपल, बाहर के लोग, आपके पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए। फाइनली रिजल्टिंग इन बेस्ट पीपल, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसका इंपैक्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है कि आपका जो कस्टमर है दैट विल बी सेटिस्फाइड, एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड, सोसाइटी विल बेनिफिट एट लार्ज, बिजनेस विल इंप्रूव, जिससे आपका स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर वैल्यूएशन बढ़ेगा। एंड लास्ट इज द रडार लॉजिक। रडार लॉजिक मतलब आपको बिजनेसेस में जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है, जैसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या रिजल्ट चाहिए, तो जो रिजल्ट चाहिए उसको पहले ही डिफाइन कर दो, अप्रोच देख लो क्या रखना है आपको, डिप्लॉय और रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव दोस रिजल्ट्स, असेस करो अपने को वेदर यू आर इन द राइट ट्रैक और नॉट, एंड देन फाइनली रिफाइन, इंप्लीमेंट प्रॉपर प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स सो दैट योर बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल इज अप टू डेट एंड कंप्लीट। चलो, नेक्स्ट इन लाइन इज योर थियोरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। याद रखना, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब एनीथिंग विच रिस्ट्रिक्ट्स प्रोडक्शन। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये लिखकर आना है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बॉटल नेक में और कॉन्स्ट्रेंट्स में। एज अ स्टूडेंट अभी अपने रिवीजन लेक्चर के लिए लेट्स कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर कोई भी रिसोर्स जैसे मशीनरी है, लेबर है, मटीरियल है, वो शॉर्टेज पड़ रहा है, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस एज मच एज आई वांट टू बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज कॉन्स्ट्रेंट, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। एग्जाम में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट, जो मैंने आगे कवर किया है मेरे बुक में। सो मास्टर सम्स में मैंने एक मास्टर सम लिया है थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का। वहां पे वो क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, फिर बाद में आपको बोलेगा कि चलो इसका थ्योरी एक्सप्लेन करो, या तो बोल देगा गोल्डरेट 5 स्टेप मेथड बताओ फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो जो भी थ्योरी है वो अपन लोग अभी फिलहाल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, विच कैन कम फॉर 5 to 6 मार्क्स अगर थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो जैसा मैंने आपको बोला कि एनीथिंग विच रिस्ट्रिक्ट्स प्रोडक्शन, मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रिकेट का, कि अगर क्रिकेट में मैच बहुत अच्छा चल रहा है एंड अगर कोई बॉलर बहुत ही बेकार बॉलिंग डाल रहा है, देन इन दैट केस उसकी वजह से हम लोग मैच हार सकते हैं। वैसे ही कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक मशीन है, जो समझो ना मेरे को एक पेन बनाना है, तो पेन में एक मशीन बनाती है उसका ढक्कन, एक बनाती है उसका निब, और एक बनाती है उसका बॉडी। जो मशीन ढक्कन बना रही है वो 1 घंटे में 100 कैप्स ही बना सकती है। जो मशीन बॉडी बना रही है वो 1 घंटे में 200 बॉडीज बना सकती है।
एंड जो मशीन मेरी यहाँ पे निब्स बना रही है वो 1 घंटे में 300 निब्स बना सकती है। अब आप मुझे बताओ कि आप बॉडी बनाने वाले को और निब बनाने वाले को 200 एंड 300 रिस्पेक्टिवली उतना प्रोडक्शन करना चाहिए, या उसको बाकी दोनों को भी अपने आप को 100 पे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए? सर सीधी सी बात है, 100 पे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, बिकॉज बॉडी और निब अगर एक्स्ट्रा बना दिया तो फायदा क्या? अगर ढक्कन नहीं बनेगा तब तक पेन तो कंप्लीट होगा ही नहीं, आप मार्केट में सेल ही नहीं कर पाओगे। एंड एग्जैक्टली वो जो मशीन है जो मेरा ढक्कन बना रही थी, जो कैप बना रही थी, दैट basically is called as a bottleneck resource. That is called as a bottleneck resource, जिसको कहते हैं मशीनरी इज अ कॉन्स्ट्रेंट और अ बॉटलनेक रिसोर्स। तो अगर अपन ने इंप्रूव करना है तो नॉन बॉटल नेक को नहीं, मतलब कौन? मेरा जो बॉडी बनाने वाला मशीन हुआ या मेरा जो निब बनाने वाला मशीन हुआ ना, वो हुआ नॉन बॉटल नेक रिसोर्स, तो उसको इंप्रूव करके फायदा नहीं है। अपने को जो ढक्कन बनाने वाला मशीन है उसको इंप्रूव करना है, बिकॉज इफ यू आर एबल टू इंप्रूव दैट, देन इन दैट केस अपना ओवरऑल प्रोडक्शन अपन इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप वी आर क्लियर। सो थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट focuses on revenue and cost management when faced with bottlenecks or constraint. So अगर मेरा डिमांड इज मोर देन सप्लाई, वो एक काइंड ऑफ बॉटलनेक हो गया कि भाई मैं सप्लाई कर पा रहा हूं खाली 500 यूनिट्स, जबकि डिमांड आ रहा है कस्टमर के पास 800 यूनिट्स, मैं सप्लाई तो फिर भी 500 यूनिट्स ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरा तो प्रोडक्शन उतना ही हुआ है। सो ये एक मशीन के केस में हुआ। वैसे ही स्किल्ड एम्प्लॉय अगर नहीं है, कस्टमर ऑर्डर को मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, देन ऑल ऑफ दैट कैन बिकम अ कांस्टेंट एज वेल। बॉटलनेक इज फुल्ली यूटिलाइज, जैसे मेरा जो ढक्कन बनाने वाला जो मशीन था वो फुल्ली यूटिलाइज है, वो 100 बना सकते हैं, 100 यूटिलाइज है, उसको अब मेरे को और इंप्रूव करना है। नॉन बॉटलनेक जो होता है उसका तो अभी बहुत सारा रिसोर्सेज यूटिलाइज हुआ ही नहीं होता है, बट उसको यूटिलाइज कितना करना है? only to the extent of bottleneck, very important, only to the extent of bottleneck। देखो अब बिजनेस, ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया बॉटलनेक क्या है, कांस्टेंट क्या है। अब की ऑपरेशनल मेजर्स, कोई भी बिजनेस करते हो ना तो तीन मेन चीज होती है, एक होता है सेल्स, दूसरा होता है कॉस्ट, और तीसरा होता है वो इन्वेस्टमेंट डन इन द बिजनेस। यहां पे जो सेल्स है उसको कहते हैं थ्रूपुट, और सेल्स का मतलब यहां पे होता है सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। यहां पे लेबर कॉस्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज फिक्स्ड, बिकॉज जिसने ये थ्योरी ऑफ कांस्टेंट बनाया वो बोलता है कि लेबर कॉस्ट तो एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, और अगर वो फिक्स्ड एक्सपेंस है देन इन दैट केस उस फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए कभी भी अपन उसको वेरिएबल की तरह नहीं मान सकते, क्योंकि लेबर को तो आप सैलरी दे रहे हो, तो अगर आप सैलरी दे रहे हो तो वहां वो कौन सा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा उनका मानना था। सो उनके लिए, सो फॉर द गोल्डरैट जिसने ये थ्योरी ऑफ कांस्टेंट डेवलप किया, वो बोलता है कि पहला सेल्स, सेल्स मतलब थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में खाली डायरेक्ट मटेरियल आएगा। अब आप मुझे बताओ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच इंक्लूड्स ओनली डायरेक्ट मटेरियल, उसको आप इंक्रीज करना चाहोगे या डिक्रीज करना चाहोगे? डेफिनेटली ऑलवेज यू विल वांट टू इंक्रीज। तो यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जैसे अपन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, थियोरी ऑफ कांस्टेंट्स में उसका नाम है थ्रूपुट, एंड इट रिप्रेजेंट्स इनकमिंग मनी विच वी ऑलवेज वांट टू इंक्रीज। सेकंड होता है मेरा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मतलब मैं कितना मेरे पास कैपिटल है इन ऑर्डर टू इंक्रीज माय बिजनेस। तो अगर वो जो मेरा कैपिटल है मेरे पूरे बिजनेस में, वो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू रिड्यूस सो दैट मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो जाए। तो मनी टाइड अप विद इन द सिस्टम फॉर एसेट्स, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो मैं मिनिमम रखना चाहूंगा। एंड लास्ट आता है मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जितने भी मेरे खर्चे हैं ऑलवेज आई विल ट्राई टू मिनिमाइज और डिक्रीज देम, बिकॉज इट इज द मनी लिविंग इन आउट ऑफ द सिस्टम। सो इट इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, all of that money spent in turning investment into throughput represents all other money that an organization spent। जो भी आपके खर्चे हैं वो, तो तीन चीज होता है कोई भी बिजनेस के लिए, सेल्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे उसको वर्ड क्या यूज किया है? सेल्स को बोला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच इंक्लूड्स ओनली डायरेक्ट मटेरियल, उसको बोला है थ्रूपुट, बराबर। वी ऑलवेज वांट टू इंक्रीज दैट। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, मेजर्स within the measures money tied within the system, we will always keep it to minimum। and last होता है आपका operating expenditure, money leaving the system, which we will always want to decrease। तो क्या क्या तीन चीज अपन लोग ने देख ली, थ्रूपुट, इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब अपने को आता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपका कौन सा बॉटलनेक एक्टिविटी है, तो जिसका भी टाइम रिक्वायर्ड बाय टाइम अवेलेबल जितना ज्यादा होगा उतना
आपके पास टाइम रिक्वायर्ड का शॉर्टेज है। सो टाइम रिक्वायर्ड बाय टाइम अवेलेबल जितना ज्यादा हुआ उसका मतलब वो बॉटलनेक बनेगा। और एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, थ्रूपुट पर बॉटलनेक डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक, एक सम है उसमें खाली ये फॉर्मूला यूज होगा। बट अदरवाइज जनरल फॉर्मूला क्या है, टाइम रिक्वायर्ड डिवाइड बाय टाइम अवेलेबल। टाइम रिक्वायर्ड बाय टाइम अवेलेबल में जो हाईएस्ट होगा वही मेरा बॉटलनेक बनेगा। अब बॉटलनेक अपन लोग ने इतना सारा सुन लिया, इतना सारा उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया है, तो उसको इंप्रूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए 5 स्टेप्स है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बॉस मेरा कॉन्स्ट्रेंट है कौन। जैसे ही वो कॉन्स्टेंट मेरे को पता चला, फिर बाद में एक्सप्लॉइट करो कि कैसे उसको अपन लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कि और क्या कोई सब्सटीट्यूट पॉसिबल है क्या वो कांस्टेंट की जगह पे, जिससे अपना प्रोडक्शन बन सकता है। सिंक्रोनाइज एंड सबऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज द कांस्टेंट सो दैट इट बिकम्स इजियर। फिर बाद में एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द कांस्टेंट। जैसा मैंने बोला था कि अभी मेरा जो ढक्कन है वो खाली 100 यूनिट पर आवर बना पा रहा है वो मशीन, तो मशीन को इंप्रूव करो सच दैट वो 150 यूनिट्स पर आवर बना पाए। फिर मेरा जो ढक्कन वाला है, फिर बॉडी है, वो दोनों एक आई थिंक 100 था, उसको 200 तक करने की कोशिश करो, बाकी दोनों को 200 से 300 पे लेके जाओ। सो यू शुड ट्राई टू एलिवेट द बॉटलनेक एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस ऑफ द कांस्टेंट। एंड ये प्रोसेस को बार बार जब आप रिपीट करते जाओगे, डेफिनेटली आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस विल इंप्रूव। सो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट, क्या इशू है देख लो, उसके बाद उसको और एक्सप्लॉइट करो कि क्या बेटर वेज है अपन लोग को उसको इंप्रूव करने के लिए। सो विच रिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट विच रिस्ट्रिक्ट्स द आउटपुट, एक्सप्लॉइट द कांस्टेंट, मतलब क्या कुछ प्रोडक्ट मिक्स ऊपर नीचे करके वो मेरा कांस्टेंट को मैं हटा सकता हूं क्या। सो वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि मैं सीधा मशीन का कैपेसिटी इंक्रीज कर दूं, क्या प्रोडक्ट मिक्स ऊपर नीचे करने से कुछ स्कोप है क्या। सो एक्सप्लॉइट द कांस्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग ऑप्टिमम मिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। फिर अगर वो नहीं हो पा रहा है, देन सिंक्रोनाइज द कांस्टेंट के ओवरऑल, फिर मेरा जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको अब मेरे को इंप्रूव करना है, कितने से इंप्रूव करना है वो मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। फाइनली एलिवेट करूंगा परफॉर्मेंस ऑफ द कांस्टेंट, रिप्लेसिंग मशीन और प्रोवाइडिंग एडिशनल ट्रेनिंग फॉर स्लो वर्कर्स। तो अगर कोई स्लो वर्कर है उसको ट्रेनिंग दे दो, कोई मशीन खराब है उसको निकाल दो, कोई मशीन का कैपेसिटी इंप्रूव करना है वो कर दो। All of that will be done in this 5 step, and finally we will repeat the procedure so that अपना सिस्टम और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। कुछ एडवांटेजेस है थियोरी ऑफ कांस्टेंट के, रिडक्शन इन इन्वेंट्री। देखो क्या होता है, थियोरी ऑफ कांस्टेंट की वजह से मुझे पता चलता है कि मेरी कौन सी बॉटलनेक रिसोर्सेज है, तो वो बॉटलनेक रिसोर्सेज को मैं बोलूंगा कि कितना बॉटलनेक बना रहा है ना, बॉटलनेक एक्टिविटी खाली उतना ही प्रोडक्शन कर, अनवांटेड प्रोडक्शन मत कर, जिससे रिडक्शन इन इन्वेंट्री हो जाता है। फिर मोर प्रोडक्टिव मशीन, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी ढक्कन बनाने वाली मशीन थी उसको मैं और एलिवेट कर दूंगा उसका परफॉर्मेंस, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ability to meet shorter lead times, फटाफट I will try to maximize the production। मोर फ्लेक्सिबल, बिकॉज आई नो कि मेरे को कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम मैं कर पाऊंगा, मुझे पहले से ही पता होता है बेस्ड ऑन द कॉन्स्टेंट। बेटर कस्टमर सर्विस दे पाऊंगा बिकॉज देर इज नो WIP इन्वेंट्री, जिससे मेरा कॉस्ट रिड्यूस होगा, कस्टमर को मैं बेटर वे में आइडिया दे पाऊंगा चीजों का। बेटर प्रोडक्ट मिक्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव होगा इफ आई एम एबल टू गिव देम द बेस्ट क्वालिटी। डिसएडवांटेजेस ऑफ थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, खाली शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करता है कि चलो ये वाला मशीन बॉटल है क्या, इसको अभी इंप्रूव कर दो। अरे लॉन्ग टर्म में क्या, अभी तो शॉर्ट टर्म में अपने को कुछ प्रोडक्शन करना है उसके लिए इंप्रूव कर दिया, फिर तो शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस है। मोर एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग सेल्स एंड वॉल्यूम नॉट क्वालिटी। तो देखो आप लोग ने देखा होगा कहीं पे भी ये लोग ने क्वालिटी का तो बात किया ही नहीं। माइट रिजल्ट इन लॉस ऑफ द ओवरऑल पिक्चर बाय लुकिंग एट स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स। तो अगर आप खाली है कि कॉन्स्टेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो बाकी जो बिजनेस सिनेरियोज है कहीं उससे नजर ना हट जाए। फोकस इज ऑन द पुश अप्रोच। तो यहाँ पे एज सच पुल अप्रोच का रेलेवेंस इतना नहीं है, वैलिड ओनली इफ अप्लाई टू द टोटल सप्लाई चेन प्रोसेसेस। मतलब खाली एक मशीन के ऊपर नहीं, आपके और भी बिजनेस के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, सबके ऊपर अगर आप थियोरी ऑफ कांस्टेंट अप्लाई करोगे तब वो वैल्यूएबल है, अदरवाइज इट इज होपलेस। जैसे प्रोडक्शन, रिसोर्सेज, सपोर्ट, ऑल ऑफ दैट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडर TOC TOA आर रिगार्डेड एज फिक्स्ड। जैसा मैंने आपको बोला, डायरेक्ट लेबर भी को भी वो फिक्स्ड ही मानता है, तो इसमें कुछ नया नहीं हुआ थियरी ऑफ कांस्टेंट में, ऐसा उनका मानना है। इट इज सेम एज मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग। सो वापस से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की क्या जरूरत है, ऐसा क्रिटिसाइजर्स का बोलना है। सो दिस वाज अबाउट योर थियरी ऑफ कांस्टेंट। एक पेज में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होता है याद रखना, पहले आपको देखना है बॉटलनेक और कांस्टेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बॉटलनेक एंड नॉन बॉटलनेक आइडेंटिफाई करना है। बॉटलनेक विच रिस्ट्रिक्ट्स प्रोडक्शन, तो जितना बॉटलनेक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है, नॉन बॉटलनेक को भी उतना ही करना है, उससे ज्यादा करके मतलब नहीं है। की ऑपरेशनल प्रोसीजर्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है थ्रूपुट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। फिर है जो विच वी विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज
एक्सपेंसेस, फिर इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा आई विल ट्राई टू कीप इट टू द मिनिमम, एंड लास्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे लेबर मेंटेनेंस एंड ऑल ऑफ दैट विच आल्सो आई विल ट्राई टू कीप एट मिनिमम। टीए रेशियो क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड अपॉन टाइम अवेलेबल, हायर द टाइम रिक्वायर्ड बाय टाइम अवेलेबल, हायर द टीए रेशियो, और वही बॉटलनेक एक्टिविटी बनता है, बिकॉज जितना हायर रेशियो जितना आ रहा है उस रिसोर्स को अपन बराबर से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे फॉर आर प्रोडक्शन, रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोडक्शन। 5 स्टेप गोल्डरेट प्रोसीजर टू इंप्रूव थियरी ऑफ कांस्टेंट, पहले आइडेंटिफाई करो, अगर उसमें फिर ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट मिक्स ऊपर नीचे कर सकते हो तो ट्राई टू एक्सप्लॉइट द कांस्टेंट, सबऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज, फिर बाद में एलिवेट द परफॉर्मेंस एंड कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस। अगर ये अपन 5 चीज कर पाए देन बेस्ट। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ थियरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट में आएगा रिडक्शन इन इन्वेंट्री, प्रोडक्टिव मशीन्स आएगा, शॉर्टर लीड टाइम्स हो जाएगा, फ्लेक्सिबल कस्टमर सर्विस, कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव होगा बिकॉज नाउ यू आर एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी। डिसएडवांटेजेस में आप कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स, फोकसेस ऑन सेल्स एंड वॉल्यूम नॉट ऑन क्वालिटी, ये सब 2-3 चीजें लिख सकते हो कि इट इज बेसिकली सेम एज मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर वैलिड ओनली इफ सब सप्लाई चेन प्रोसेसेस जैसे मेंटेनेंस सपोर्ट के ऊपर अप्लाई किया देन ओनली इट इज यूजफुल। दिस इन ऑल इज योर थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, डन एंड डस्टेड। चलो नेक्स्ट है अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड प्रोसेसेस, मतलब सप्लायर के रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज पहुंचाने तक, इनफैक्ट उसके बाद जो आफ्टर सेल्स होता है वो सब भी देखना है। तो इसमें सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, कंज्यूमर, आफ्टर सेल सर्विस, everything is included in supply chain management. So node to node connection is called as supply chain management. तो इसमें जितने भी आपके सर्विसेज आ रहे हैं वो सबको आप कितना अच्छा डिलीवर कर पा रहे हो आपके एंड कंज्यूमर के लिए, दैट इज व्हाट इज योर SCM। तो यहां पे you have to remember that it involves everything. It involves your production planning, demand management, ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के साथ कैसे आप रिलेशन रख रहे हो, उसको आफ्टर सेल्स आप कितना अच्छा दे रहे हो, ये सब आपके सप्लाई चेन के परव्यू में आता है। आओ लेट्स रीड। सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क ऑफ कौन? देखो रिटेलर आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, ट्रांसपोर्टर आ गया, स्टोरेज फैसिलिटी मतलब आपका जो वेयरहाउसिंग का काम करता है, सप्लायर हु टेक पार्ट इन व्हाट? इन प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल आएगा आपके फैक्ट्री में, आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन होने के बाद अपने पास रखोगे क्या? नहीं, आप डिलीवरी करोगे। तो डिलीवरी या तो आप अपने होलसेलर को, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसा आपका सप्लाई चेन है, जैसा आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से करोगे, एंड फाइनली इट विल गो टू द एंड कंज्यूमर एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कन्वर्ट एंड मूव गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूजर्स। It describes the process and organization involved in converting and conveying goods from manufacturer to the consumers. Absolutely clear. फिर क्या क्या आता है इसमें? स्टार्ट किधर से होता है? begins from supplier, ends on customer and includes all activities. एक्टिविटीज को ध्यान रखना, लर्न कर लो चाहिए तो क्या क्या। सबसे पहले प्रोडक्शन का प्लानिंग। एक बार आपका प्लानिंग हो गया कि भाई आपको इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, उसके बाद आप रॉ मटेरियल के सप्लायर को कॉल करोगे, तो सेकेंड स्टेज में आ जाता है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। एक बार परचेस कर लिया फिर प्रोडक्शन हो जाएगा एंड देन कैन आई से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कस्टमर, सो परचेजिंग मटेरियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस एंड फोरकास्टिंग। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एंड ये सप्लाई चेन को मैनेजमेंट को समझने के लिए एक GSCF फ्रेमवर्क सेटअप किया है एंड दोस GSCF फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 8 मेजर पॉइंट्स। मैंने इधर शॉर्टकट लिखा है, इफ यू वांट यू कैन यूज दैट, इट इज कॉल्ड एज CCD MRPSO। तो CCD में कॉफी MRP पे मिलती है, ऐसे ही करके टाइम पास कुछ भी बना दिया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आजकल बच्चे बहुत होशियार हो गए, सो दे कैन मेक देयर ओन थिंग। एनीवेज GSCF फ्रेमवर्क इज कंसिस्टिंग ऑफ 8 थिंग्स। क्या क्या है? सबसे पहला है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कितना अच्छा कस्टमर के साथ आपका रिलेशन है वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा अगर आप आज की तारीख में कोई होटल में जाते हो, देन इन दैट केस आपको होटल वाला बोलेगा सर प्लीज हैव अ सीट, हाउ डू यू लाइक द फूड एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो सब क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही तो है। आपका बर्थडे होगा, आपका एनिवर्सरी होगा, आपको एक SMS आ जाएगा आपने जहां से गुड्स परचेस किए होंगे, वो सब क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही तो है।
राइट? सो ऑल ऑफ दैट देन इज योर सेम वे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आपके सप्लायर के साथ एकदम प्रॉपरली कनेक्टेड हो, स्पेशली अगर आप जीआईटी अप्लाई करने वाले हो तो, बिकॉज वो जितना टाइमली और जितना क्वालिटी वाला इनपुट भेजेगा उतना टाइमली और उतना क्वालिटी वाला आउटपुट अपन प्रोड्यूस कर पाएंगे। थर्ड होता है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, विच इज आफ्टर द गुड्स आर सोल्ड, उसके बाद में आप कितनी अच्छी तरह से सर्विस दे रहे हो अपने कस्टमर को। एलजी, सैमसंग, ये सब जो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी बनाते हैं ना, ये सब का आफ्टर सेल्स इज याहूम वेरी वेरी गुड। तो ये लोग क्या करते हैं, समझो अगर मैंने टीवी खरीद लिया, टीवी खरीदने के बाद उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें कोई इश्यूज आता है तो आपको एक वो लोग टोल फ्री नंबर देंगे, उस पर कॉल करोगे, उनका बंदा आएगा, वापस से वो कोई क्वेरी है उसको ठीक कर देगा। ऑल ऑफ दिस इज प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस, क्योंकि कस्टमर आपका गुड्स तो ऑलरेडी परचेज कर चुका है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। फोर्थ होता है आपका डिमांड मैनेजमेंट। सी देखो कई बार ये जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं और ये सब होते हैं, वो टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी स्लैक पीरियड होता है तब डिमांड कम होता है। तो कैसे आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो सच दैट कस्टमर को कभी कोई इशू ना फेस करना पड़े या कोई डीलर को कभी इशू फेस ना करना पड़े, इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज कॉल्ड एज डिमांड मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक है, ये सब की खपत या ये सब का जो कंजम्पशन है दैट विल बी हाई इन समर and very low in winter. So how are you going to manage all of this is going to be your demand management. अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग, जैसे अम्ब्रेला है तो कैसे जून टू अगस्त सितंबर तक सीजन रहेगा रेंज का, तो वो टाइम पे अम्ब्रेला का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, डिमांड मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। देन देयर विल बी दिसंबर जनवरी, तब बारिश नहीं आएगी, तब जरूरत नहीं है। सो ये आप कैसे मैनेज करते हो इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर डिमांड मैनेजमेंट। देन कम्स योर ऑर्डर फुलफिलमेंट। अब जो भी ऑर्डर आया है दैट शुड बी टाइमली प्रोसेस। अमेजॉन आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंपनी इसीलिए बना है क्योंकि उसका ऑर्डर फुलफिलमेंट इज इमैक्युलेट। दैट वॉज वन कंपनी अमेजॉन जिसने 1 डे डिलीवरी चालू किया, एग्जीक्यूट किया। आज की तारीख में अगर अमेजॉन ने लिखा है 4 डेज, तो वो 4 डेज के अंदर ही आपका ऑर्डर फुलफिल करके दिखाएगा। सो दैट इज अगेन वेरी गुड। उनका लॉजिस्टिक नेटवर्क एंड कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग इज वेरी नाइस। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, सो अब कितना मैन्युफैक्चर करना है, कब मैन्युफैक्चर करना है, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग इजी होगा बिकॉज आपको इनपुट टाइम पे मिलेगा। ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, प्रोडक्ट बन गया है, अब उसको डेवलप करके मार्केट में सेल करना है, कमर्शियल बनाना है, बेसिकली इसको आप बोल सकते हो मार्केटिंग एक्टिविटी। एंड फाइनली मार्केटिंग करके बेच तो दोगे, कस्टमर आपका बंद तो जाएगा, बट अगर कोई इशू है देन इन दैट केस इफ दे रिटर्न इट टू यू, देन आपको वो रिटर्न मैनेजमेंट भी प्रॉपरली आना चाहिए। जैसी आपने पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द 8 एस्पेक्ट ऑफ जीएससीएफ? 100% आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जीएससीएफ फ्रेमवर्क की 8 चीजें क्या है? एमआरपी, CCDSO। तो सी कस्टमर रिलेशनशिप, सी कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, उसको कैसे अपने को सर्विस देना है, डी डिमांड मैनेजमेंट, एम कमर्शियलाइजेशन वाला जो पॉइंट था, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, एम R is returns management, P is product development and commercialization, S is again supply relationship, and O is order fulfillment. Everybody with me. M bolo material manufacturing flow management, MFM. So manufacturing flow management, M. R return management, P product development and commercialization, C customer relationship management, C customer service management, D demand management, S supplier relationship, ओ ऑर्डर फुलफिलमेंट। एंड इसी के साथ अपने 8 पॉइंट्स अपने को याद हो गए, अपने को क्लैरिटी आ गया कि कितना अच्छी तरह से अपन इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर इंटरेक्शन एंड इंप्रूविंग बिजनेस रिलेशन। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद व्हाट इज योर सप्लाई चेन एंड ये सप्लाई चेन के 8 कंपोनेंट्स क्या है। उसके बाद आते हैं पुल मॉडल एंड पुश मॉडल, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। आज की तारीख में पुल मॉडल स्पेशली जस्ट इन टाइम काफी फेमस है, एंड पुश मॉडल। तो पुल मॉडल में क्या होता है कि आपका कस्टमर आपका ऑर्डर देगा, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। वेयर पुश मॉडल में उल्टा होता है। पुश मॉडल में आप आपके फोरकास्टिंग के बेसिस पे रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दोगे, प्रोडक्शन कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कस्टमर विल परचेज व्हाट इज देयर ऑन द शेल्फ। इसको कहते हैं पुश मॉडल, यानी प्रोड्यूस इन एडवांस। तो सप्लायर विल सप्लाई बेस्ड ऑन फोरकास्ट, मैन्युफैक्चरर विल मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन
बेस्ड ऑन फोरकास्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, रिटेलर विल अगेन डू इट ऑन फोरकास्ट, एंड फाइनली इट इज योर कस्टमर जो खरीद लेगा व्हाट इज अवेलेबल ऑन द स्टोर. Whereas pull model is also called as just in time. Push model stocks are produced in response to actual demand, whereas in push model stocks are produced on the basis of anticipated demand. So याद रखना ये वर्ड कि पुश मॉडल के लिए वर्ड यूज करना है मेक इन एडवांस, यानी प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड. वेयर पुल मॉडल में आप क्या करोगे, इट विल बी बेस्ड ऑन एक्चुअल डिमांड. सो इन्वेंट्री इज अक्वायर्ड ऑन अ नीड बेसिस. तो देखो यहाँ पे इट विल गो बैकवर्ड्स. यहां पे आपने सप्लायर, फिर मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर को बोलेंगे भाई जो अवेलेबल है बोले. पुल मॉडल में उल्टा होगा, कस्टमर ऑर्डर करेगा, उस बेसिस पे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा कि भाई इतना यूनिट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बोलेगा, मैन्युफैक्चरर को पता चलेगा, वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए फिर वो बोलेगा कि सप्लायर एग्जैक्टली इतने ही रॉ मटेरियल बेचना क्योंकि मेरे को इतना ही प्रोडक्शन करना है. सो दिस इज अबाउट योर टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. एक है पुश मॉडल, दूसरा था पुल मॉडल. आई होप वी आर क्लियर. फिर बाद में एक आता है स्टेप्स ऑफ एससीएम प्रोसेस. ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही मैंने एक जनरल पॉइंट लिया है एक केस स्टडी से उठा के. सो प्लान, डेवलप, मेक, डिलीवर. सो क्या आपको करना है, सबसे पहले प्लानिंग करना है कि आपके कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, what is the customization he is looking for, so what is the production that needs to be delivered to the customer. उस बेसिस पे आप अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, आप अपना प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करोगे कि भाई ठीक है आपको डिजाइन डेवलप करना पड़ेगा, आपको उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा. तो इंश्योर दैट पार्ट्स मटेरियल्स आर रिसीव्ड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्शन टीम. Finally, you will start with the manufacturing process as required by the customer, and it will be then delivered to the customer. Is delivered based on the products manufactured for the customer. This stage is concerned with the logistics. So क्या बोला, प्लान, डिलीवर, मेक, सॉरी प्लान, डेवलप मतलब आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, डेवलप मतलब डिजाइनिंग का पार्ट भी आ गया है, फिर आप बनाओगे, मेक करोगे, एंड फाइनली आप कस्टमर को डिलीवर कर दोगे. सो आई होप ये अपना पॉइंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा. लास्ट नेक्स्ट पेज पे एक पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम. बट बेनिफिट्स क्या क्या है, इन्वेंट्री रिडक्शन, बिकॉज जस्ट इन टाइम और पुल मॉडल बराबर यूज करेंगे तो अनवांटेड इन्वेंट्री बाहर हो जाएगा. पर्सनल मतलब जो लेबरर्स है वो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो आपको अनवांटेड नहीं जरूरत पड़ेगी. प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ कोऑर्डिनेटेड इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल. इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी, न्यू प्रोसेसेस आप ला पाओगे. कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस इसमें क्विक होता है क्योंकि आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विस दोनों इज एट टॉप. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी टू योर ऑल द पीपल इन द होल चेन, सप्लाई चेन. ठीक है ना, तो एक चेन से, एक चेन से, सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से, होलसेलर से, कंज्यूमर तक जितने भी ये चेन में इंक्लूडेड है, इन सब को प्रॉपरली मैनेज करने को कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. आई होप वी आर क्लियर. अब इतना बड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो उसको मैनेज करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक था अपस्ट्रीम, दूसरा बना डाउनस्ट्रीम. एक बना अपस्ट्रीम, दूसरा बना डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि दोज एक्टिविटीज विच स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज ऑफ सप्लायर, विच स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज ऑफ द सप्लायर एंड एंड एट द प्रोडक्शन स्टेज. डाउनस्ट्रीम मतलब प्रोडक्शन जहां से खत्म होता है वहां से डाउनस्ट्रीम स्टार्ट होता है टिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टिल कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच जाए, प्लस उसको जो आफ्टर सेल्स देना है वो सब भी डाउनस्ट्रीम में आता है. क्या बोला रे एवरीबॉडी, फोकस. क्या बोला, अपस्ट्रीम मतलब इनिशियल पार्ट यानी रॉ मटेरियल सप्लायर के पास से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, वो सब होता है आपका अपस्ट्रीम. वेयरएज डाउनस्ट्रीम क्या होता है, प्रोडक्शन बनने के बाद कस्टमर को गुड्स डिलीवर करना है, उसके बाद अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको आफ्टर सेल्स देना है, वो सब आता है आपका डाउनस्ट्रीम में. रीड हियर, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम फ्लो. द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिलीवर द प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एज द डाउनस्ट्रीम फ्लो. यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपके लिए एक डायग्राम बनाया ताकि आप वो देखकर समझ जाइए. ये देखिए, सप्लायर सप्लायर सप्लायर, अपस्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन, ये आते हैं आपके सप्लाई अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में. फिर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होते ही जैसे फिनिश गुड्स बन गया फिर आता है आपका डाउनस्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. ए सब जिगड़ू. सो बेस्ड ऑन दिस अपस्ट्रीम
और डाउनस्ट्रीम को और कैसे इवेल्युएट करना है वो अब अपने को देखना है। सो अपस्ट्रीम का मतलब कहना है इसे फुल फोकस ऑन सप्लायर सप्लायर सप्लायर। तो सप्लायर के रिलेटेड दो चीजें, एक रिलेशनशिप विद सप्लायर्स कैसे रखना है, एंड दूसरा आज की तारीख में कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वी कैन चूज द बेस्ट सप्लायर अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, कैसे उससे ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर अपस्ट्रीम फ्लो। तो अपस्ट्रीम फ्लो का जो फर्स्ट फेज है विच इज रिलेशनशिप विद सप्लायर, आओ देखते हैं। सबसे पहले है कि भाई क्या आपको इंटरनली प्रोड्यूस करना है या आप उसको आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो मेक और बाय डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो डायरेक्टली सप्लायर से भी बाय कर सकते हो, या अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो देन इन दैट केस सप्लायर से आपको रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। आइदर वेज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। क्या है रिलेशनशिप, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग वाला या डायरेक्टली गुड्स मैन्युफैक्चर वाला, वो आपको फाइनेंशियल बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा, मेक और बाय। सेकेंड चीज है कि नंबर ऑफ सप्लाईज, अगर आपने बहुत ज्यादा सप्लाई आई मीन बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदा देन इन दैट केस कैन आई से यू कैन आल्सो गेट अ बल्क डिस्काउंट। सो ध्यान में रखना वो चीज। इसके लिए देखो डेमिंग अपन जब कर रहे थे वो बोल रहा था एक ही सप्लायर रखो ताकि आपके वेरिएशंस भी नहीं होंगे रॉ मटेरियल में एंड आप बल्क डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो फाइनेंशियली इज आल्सो वेरी नाइस पॉइंट। थर्ड, आप जब भी सप्लायर चूज करो तो तीन चीज को देखना ही देखना है। एक, कितना कॉस्ट में दे रहा है, दूसरा उसका क्वालिटी कितना अच्छा है इनपुट का, तीसरा डिलीवरी आपको टाइम पे दे रहा है कि नहीं। क्या बोला, कॉस्ट कितना दे रहा है, कॉस्ट कम होना चाहिए। रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट अगर कम होगा तो ओवरऑल मेरा जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्टिंग विल बी वेरी मच ऑप्टिमल। दूसरा, क्वालिटी इनपुट चाहिए ही चाहिए तो ही मैं क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। एंड फाइनली व्हाट आई नीड इज स्पीड ऑफ डिलीवरी। आज की तारीख में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन जस्ट इन टाइम। तो अगर उसने स्पीड ऑफ डिलीवरी नहीं दिया देन इन दैट केस मेरा जस्ट इन टाइम प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। सप्लाई स्ट्रेटेजी, कंट्रोल ओवर सप्लायर्स, तो कितने सप्लायर्स हैं, किस किस के पास से क्या कोटेशन मंगाना है, ऑल ऑफ दैट, एंड यू कैन सोर्स द सप्लायर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये आपका एक हो गया रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। तो क्या कौन से सप्लायर को कहां से सोर्स करना है, मेक और बाय करना है आपको, कॉस्ट, क्वालिटी एंड डिलीवरी, किसका स्पीड ऑफ डिलीवरी किसका बेस्ट है। अगर सप्लायर से बल्क में आप खरीद रहे हो तो बल्क डिस्काउंट मिल सकता है। सप्लायर स्ट्रेटेजी, कौन से सप्लायर के ऊपर क्या कंट्रोल है आपका, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। दूसरा, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपकी तारीख में होता है सबसे पहले ई सोर्सिंग। ई सोर्सिंग मतलब समझो मेरे को ये पेन बनाना है, ये पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिया मार्ट पे जाऊंगा या alibaba.com पे जाऊंगा और वहां पे इंडिया मार्ट में डालूंगा कि भाई आई वांट दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक। मेरे पास बहुत सारे सप्लायर्स के कोटेशन आ जाएगा। इसको कहते हैं ई सोर्सिंग। आई एम सोर्सिंग द रॉ मटेरियल, द सप्लायर ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है ई परचेजिंग। अब इतने सारे ई सोर्सिंग मैंने किए, मेरे पास इतने सारे सप्लायर्स के कोटेशन आ गए, मैं देखूंगा किसका कॉस्ट कम है, मैं देखूंगा किसका क्वालिटी बेस्ट है, मैं देखूंगा कि किसका स्पीड ऑफ डिलीवरी अच्छा है, मैं देखूंगा कि एक ही सप्लायर के पास से सब मेरे रॉ मटेरियल मिल रहे हैं क्या। बेस्ड ऑन दैट आई विल डिसाइड कि मेरे को किसके पास से परचेस करना है। सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज ई परचेजिंग। सो शॉपिंग थ्रू अमेजॉन, ई कैटलॉग, ई परचेज ऑर्डर, ऑल ऑफ दैट। एक बार परचेस कर लिया उसके बाद में क्या करना है, उसको मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, ई पेमेंट कर दूंगा, ई इनवॉइसिंग एंड फंड ट्रांसफर। इंडिया इंपोर्ट्स अ लॉट फ्रॉम चाइना। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को देखोगे ना तो वो सेम चीज चाइना के साथ करते हैं। चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का, तो वहां से सब लोग कोटेशन मंगाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ई सोर्सिंग। अगर वो चीज अच्छी लगी देन इन दैट केस दे विल गिव अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के बेसिस पे उनके पास इनवॉइस आएगा, देन द पेमेंट विल बी डन, दैट इज कॉल्ड एज ई पेमेंट। एंड फाइनली गुड्स विल बी डिलीवर्ड इन योर वेयर हाउस विच इज कॉल्ड एज ई प्रोक्योरमेंट। आई होप वी आर क्लियर। तो क्या बोला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अपस्ट्रीम को कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले ई सोर्सिंग, ई सोर्सिंग आ गया, उसके बाद में परचेज ऑर्डर, अगर अच्छा लगा भाई कौन सा सप्लायर बेस्ट लग रहा है सबसे परचेज ऑर्डर उसको दे दो, ई परचेज, फिर पेमेंट करना पड़ेगा उसको। एंड लास्टली ई प्रोक्योरमेंट, व्हेन द फाइनली रॉ मटेरियल अराइव्स एट योर वेयरहाउस। एंड सेकेंड लेवल पे है डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डाउनस्ट्रीम में मतलब प्रोडक्शन खत्म हो गया, अब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज अपने को सेल करना है, धूम मचानी है। सो दैट इज योर मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिलीवरिंग products to end consumers will be a part of your downstream flow। तो इसमें आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी। तो
रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आगे अपन पढ़ने वाले यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा अपन ने पढ़ा ई सोर्सिंग, परचेसिंग, पेमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर, ब्रांड स्ट्रेटेजी मतलब यूज ऑफ लोगो, स्पेसिफिक कलर फॉर एनी प्रोडक्ट दैट यू वांट टू सेल। अब ये डाउनस्ट्रीम फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने कस्टमर के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड सो दैट यू कैन हैव अ वेरी वेरी सीमलेस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्रोडक्शन के बाद की कहानी आती है डाउनस्ट्रीम फ्लो में। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो, डाउनस्ट्रीम का सबसे पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप में मार्केटिंग में सबसे पहला आता है कस्टमर मार्केट। कस्टमर मार्केट का मतलब भाई अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, देन इन दैट केस ही विल बी लॉयल टू योर ब्रांड एंड डेफिनेटली ही विल रिफर इट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ टू मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कितना अच्छा सर्विस मिला है। मारुति यहां पे एकदम टॉप लेवल पे है, तो यूजुअली कोई बंदा अगर मारुति की कार खरीदता है, देन इन दैट केस लॉयल्टी ऑफर्स वो लोग ऐसे देते हैं कि मारुति का ही आप कार हमको रिटर्न कर दो एंड यू टेक अनदर अपग्रेडेड मारुति कार। सो इससे सेम चीज टाटा में भी होता है। सो इससे कस्टमर मार्केट आपका और बेटर रोल ओवर होते जाता है एंड योर ब्रांड इज इंटैक्ट। कई बार एप्पल के जो यूजर्स है वो भी यही बोलते हैं कि यार एप्पल का क्या सही मोबाइल है, चल तू भी वही ले। सो उससे क्या हो रहा है, अगेन योर कस्टमर मार्केट इज इंक्रीजिंग। सेकंड आता है आपका रिफरल मार्केट। रिफरल मार्केट में सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं ओला और उबेर का। याद है जब ओला और उबेर आया था, देन इन दैट केस सब लोगों को उसने रिफरल स्कीम्स दिया था कि भाई आप अगर आपका ये कोड आपके फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो आपको फ्रेंड को भी 100 रुपीज ऑफ मिलेगा, आपको भी 100 रुपीज ऑफ मिलेगा। एंड दैट्स हाउ दे गॉट अ ह्यूज कस्टमर मार्केट जस्ट बाय एवरीबॉडी रिफरिंग ईच अदर। वैसे ही गूगल पे भी करता है आजकल, रिफरल के ऊपर बहुत सारा पेमेंट अपने को मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे को आप रिफर करोगे, ये सुना ओला से जाना तेरे को भी 100 रुपए मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। आप किसी और को बोलेगे ये सुना उबर से जाना तेरे को भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। तो रिफरल मार्केट, एक दूसरे को जब आप रिफर करते जाओगे, यू आर अर्निंग, द अदर पर्सन इज अर्निंग, द कस्टमर्स बेस इज इंक्रीजिंग। फिर आता है इन्फ्लुएंस मार्केट। तो अगर इन्फ्लुएंस मार्केट की मैं बात करता हूं, देन इन दैट केस सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे को जो ध्यान में आता है वो है नीरज चोपड़ा। अगर आज की तारीख में सी, नीरज चोपड़ा इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया। नीरज चोपड़ा अगर आज की तारीख में जैवलिन थ्रो करेगा और बोलेगा और मैं थक गया, और उसको कोई बिस्लरी का बॉटल देगा ना तो वो बिस्लरी पिएगा, राइट? देन इन दैट केस बिस्लरी का इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो रहा है। सो इफ एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इज डूइंग एनी मार्केटिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस, दैट बिकम्स इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। आजकल काफी सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी आप लोग देखते होंगे। सो नीरज चोपड़ा बिकम्स अ इन्फ्लुएंस मार्केट। से फॉर एग्जांपल तुम लोग ने मेरे पास से सबसे पहले कॉस्टिंग ले लिया, कॉस्टिंग के बाद यूजुअली डीटीआईडीटी लेता है। आप मेरे को पूछोगे सर डीटीआईडीटी मैं किसका लूं? मैं अगर आपको रिफर करता हूं कोई पर्टिकुलर प्रोफेसर, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, बिकॉज आप मेरे इन्फ्लुएंस के अंडर है, क्योंकि आप मेरे से पढ़ चुके हो। समझ रहे हो? और एक एग्जांपल मैं देता हूं केबीसी का। सो कौन बनेगा करोड़पति में अगर आप लोग ने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जब चेक देता है तो उसमें बोलता है ये देखिए एक्सिस बैंक से आपको अकाउंट में आ रहे हैं 10 लाख रुपए, एक्सिस बैंक से अकाउंट। सो अमिताभ बच्चन, एक्सिस बैंक, ये क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बाद में है आपका रिक्रूटमेंट मार्केट। रिक्रूटमेंट मार्केट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका आईसीएआई का प्लेसमेंट प्रोग्राम। सो वहां पे आईसीएआई आपको रिक्रूटमेंट भी करवा के दे रहा है, तो इन टर्न जो उसके स्टूडेंट्स है दे विल बी हैप्पी एंड दे विल सजेस्ट अदर्स, यार तू आईसीएआई में पढ़ाई कर, आईसीएआई की सीए की डिग्री कर, इंस्टीट्यूट ही तेरे को प्लेसमेंट करवा के देगा। तो वो होता है रिक्रूटमेंट मार्केट, जहां पे आप के थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाएगा। फिर बाद में आता है सप्लायर मार्केट। दिस इज वेरी यूनिक। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ ओएलएक्स और अमेजॉन का। सो यहाँ पे अगर समझो किसी ने अपना ओएलएक्स पे ओल्ड चीजें बिकती है, सो आपने ओएलएक्स पे कोई ओल्ड चीजें खरीद ली, तो ओएलएक्स खरीद लेगा, ओएलएक्स पे बेच दे। बट ओएलएक्स सामने आपको बोलेगा कि रिफर करेगा कि भाई सुन तुमने ओएलएक्स पे बेच दिया, अभी ऐसा करो अमेजॉन पे तुम लोग नया चीज खरीदो, कि आपने ओल्ड चीज बेचा होगा तो नया चीज अभी आपको खरीदना है। सो दैट बेसिकली कॉल्ड है सप्लायर मार्केट। सप्लायर मार्केट में और एक चीज होती है कि आपके आपके सप्लायर के साथ जितने अच्छे रिलेशन होंगे उतना अच्छा क्वालिटी वो आपको इनपुट देगा, जिससे बेस्ट आउटपुट आएगा और उससे आपका कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा होगा। एंड लास्ट है आपका इंटरनल मार्केट। इंटरनल मार्केट का मतलब होता है कि आपके इंटरनल एम्प्लॉइज, अगर आप टाटा के एम्प्लॉय हो, देन इन दैट केस अगर आप टाटा क्रोमा में जाते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉय हो या एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय हो और अगर आपको एचडीएफसी बैंक से लोन चाहिए, देन इन दैट केस एचडीएफसी
बिकॉज उसको पता है कि इंटरनल मार्केट अपना ही एम्प्लॉय है, तो आपके ऊपर से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा और आपको ओवरऑल जो मार्केट का समझो 10% का लोन रेट है, लोन का इंटरेस्ट का रेट, आपको वो बोलेंगे आपको 8% में दिया, 2% का डिस्काउंट, दैट बिकम्स योर इंटरनल मार्केट। लाइक एचडीएफसी बैंक का जैसे मैंने बोला, या टाटा क्रोमा का जैसे मैंने बोला 15% 20% डिस्काउंट। सो दिस इज योर रिलेशनशिप मार्केटिंग। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो अपने कस्टमर्स के लिए, डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स। क्या क्या बोला सबसे पहले, कस्टमर मार्केट, वर्ड ऑफ माउथ। यहाँ पे अपना एग्जांपल क्या था, मारुति सुजुकी, लॉयल्टी बेनिफिट, ब्रांडिंग बेनिफिट जैसे एप्पल का होता है। सेकंड था अपना रेफरल मार्केट, ओला, उबर, जीपे, जितने लोग एक दूसरे को रिफर करेंगे उतना प्रोडक्ट का पॉपुलैरिटी बढ़ते जाएगा। थर्ड इज इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, नीरज चोपड़ा बिस्लरी देगा तो बिस्लरी का इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो जाएगा। अमिताभ बच्चन केबीसी में एक्सिस बैंक का चेक से पेमेंट करेगा तो एक्सिस बैंक का स्कोप बढ़ रहा है। सप्लाई मार्केट, ओएलएक्स, अमेजॉन, रिक्रूटमेंट मार्केट, आईसीएआई रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, या फिर ये शाइन.com, नौकरी.com पे भी होता है, वो सब आपके रिक्रूटमेंट मार्केट है। इंटरनल मार्केट इज योर टाटा एम्प्लॉय गेटिंग क्रोमा और एचडीएफसी वाउचर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है फॉर योर रिलेशनशिप मार्केटिंग। एक बार फटाफट क्विक रीड मार लेते हैं। रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी इज द मेन गोल इन कस्टमर मार्केट। फिर रेफरल मार्केट, बाइंग प्रोडक्ट आफ्टर बीइंग रिफर्ड बाय फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। रिक्रूटमेंट मार्केट इंक्लूड्स कमर्शियल रिक्रूटमेंट बाय एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज। Influence market keep existing and attract new customers where you are able to influence the marketing environment. फिर आता है आपका supplier market, so यहाँ पे develop strategic alliance and maintain good relationship with them for quality and speed of material. And last है आपका internal market, includes internal department and staff, उनको कुछ benefit दे दो। Determine customer oriented corporate culture, तो अगर internally वो corporate culture है then in that case आपका internal market by default आपका employee आपका ही products and services खरीदेगा, again increasing your ओवरऑल मार्केट शेयर। समझो गुरु? सो ये था आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद में आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब आपके पास जो भी डेटा है, ये यहाँ पे पूरा गेम डेटा का है, तो वो डेटा प्रॉपरली निकाल के रखो एंड वो डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करो, कौन से कस्टमर को क्या कब चाहिए, ऑल ऑफ दैट शुड बी नोन। से फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लिया है, से वोडाफोन का अगर आपने सर्विसेज लिया है, देन इन दैट केस जैसे वोडाफोन का बिल ड्यू होगा ना, एक महीने दो दिन पहले आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा, प्लीज मेक दिस पेमेंट इफ पेड ऑलरेडी देन इग्नोर। तो वो क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, उनका डेटाबेस मैनेजमेंट है। वो डेटाबेस मैनेजमेंट से रेगुलर बेसिस पे एसएमएस जाते जा रहा है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको और आप कैसे अपस्केल कर सकते हो, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरैक्शन, तो अब मेरे को बार बार हर मंथ के पहले एक एक मेरे को कुछ ना कुछ वोडाफोन के एसएमएस आ जाते हैं, पेमेंट, बिल पेमेंट रिलेटेड, वैल्यू एडेड सर्विसेज रिलेटेड, वो सब क्या है, सीआरएम एंड डेटा थ्रू आउट द लाइफ साइकिल विद द मेन मोटिव ऑफ इंप्रूविंग बिजनेस रिलेशन। जब तक मैं वोडाफोन का कस्टमर हूं तब तक वो वैल्यू एडेड सर्विसेज और वो सब चीज के लिए मेरे को पास एसएमएस आते ही रहेंगे। रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, असिस्टिंग इन कस्टमर रिटेंशन एंड ड्राइविंग सेल्स ग्रोथ। सो दैट्स द होल इंटेंशन। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो कि जो आपको वोडाफोन आइडिया या फिर जियो से जो भी मैसेज आते हैं, जियो जैसे फॉर एग्जांपल जियो का आपने सिम खरीद लिया तो आपको जियो टीवी से मैसेज आएंगे, फिर जियो से कनेक्टेड और जो भी चीज है वो सब मैसेजेस आते रहेंगे। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूटिलाइजिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM is knowing the needs of the customers and providing them with the best possible solution। समझ गए? चलो फिर जैसे रेस्टोरेंट्स भी करते हैं कि आपका बर्थडे आ रहा होगा या आपका एनिवर्सरी आ रहा होगा, देन इन दैट केस आपको 2 दिन पहले व्हाट्सएप कर देंगे, एक हफ्ते पहले व्हाट्सएप कर देंगे 20% डिस्काउंट ऑन योर बर्थडे और एनिवर्सरी। अब उनको पता है कि आदमी बर्थडे एनिवर्सरी पे बाहर तो जाएगा ही, तो चलो उसको 20% देके अपने पास खींच लेते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर आता है एनालिसिस ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बिहेवियर। सबका देखो बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, क्वालिटी, डिस्काउंट, सर्विसिबिलिटी, अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं, अलग अलग कस्टमर के बेसिस पे उसको अट्रैक्ट करने के वेरियस वेज होते हैं। सो दैट्स स्मॉल थिंग रिटन हियर। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी को 5 स्टेप्स में दिया है, दैट सीएपी मींस टू मेजर प्रॉफिट एट कस्टमर लेवल, कि हर कस्टमर मेरे को कितना बेनिफिट देके जा रहा है वो पता करना जरूरी है। जैसे मेरी क्लासेस थी तो मेरे पास 3 तरह के कस्टमर थे, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। तो सीए फाउंडेशन से कितना पेमेंट आया और उसमें कितने स्टूडेंट्स है, सीए इंटर से कितना पेमेंट आया उसमें कितने स्टूडेंट्स है, डिवाइड करता था तो मुझे पता चलता था प्रॉफिट पर कस्टमर इन सीए फाउंडेशन, प्रॉफिट पर कस्टमर
इन सीए फाइनल। तो बस वैसे ही यहां पे भी होता है कि आपको पता होना चाहिए आपका हर कस्टमर आपको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। सो उसको 5 स्टेप्स में वो लोग ने डिवाइड किया। एनालाइज द कस्टमर बेस एंड स्प्लिट इट इनटू द सेगमेंट। जैसे मैंने बोला था कि मैं जब मेरा कोचिंग क्लासेस था तो सीए को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। कैलकुलेट द एनुअल रेवेन्यूज अर्न फ्रॉम द कस्टमर्स। भाई सीए फाउंडेशन से टोटल कितना रेवेन्यू आया है। कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट ऑफ सर्विंग द सेगमेंट। से फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस मेरे को सीए फाउंडेशन से आया एंड 10 लाख रुपीस का खर्चा है, तो इट कैन आई से 10 लाख रुपीस का मेरे को बेनिफिट हुआ है फ्रॉम सीए फाउंडेशन। आइडेंटिफाई एंड रिटेन क्वालिटी कस्टमर। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि इसमें से मुझे कौन सा प्रॉफिट पर कस्टमर ज्यादा आ रहा है, उसको मैं रिटेन करूंगा, उसको मैं और मार्केट करूंगा और बेटर क्वालिटी सर्विसेज दूंगा। री इंजीनियर एंड एलिमिनेट अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट्स। तो मैंने देखा कि सीए फाउंडेशन 20 लाख रुपए का रेवेन्यू, 10 लाख रुपए का खर्चा, 10 लाख रुपए का नेट रेवेन्यू आ गया, बहुत अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट है। बट अगर मेरा सीए इंटरमीडिएट में मेरा 25 लाख का रेवेन्यू आया बट 30 लाख का मेरा सामने कॉस्ट हुआ, इट इज अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट, उसको बाहर कर दो। एंड सीए फाइनल में मैंने देखा कि 1 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है बट ओनली 5 लाख रुपीस का खर्चा है, 95 रुपीस का इनफ्लो है। फोकस ऑन दैट एंड इंश्योर वी गिव द बेस्ट टू दैट सेगमेंट। समझ रहे हो? तो ये जो नीचे आप लोग को इधर मैंने ये बनाया ना, ये सेम टू सेम चीज यूज करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया मेरे कोचिंग क्लासेस का कि सीपीटी ओके ओके चल रहा है, इंटरमीडिएट अनप्रॉफिटेबल है, बाहर कर दो। सीए फाइनल बहुत प्रॉफिट, 95% प्रॉफिट आ रहा है, चलो उसको और बेटर करेंगे। तो यहाँ पे वही है कि प्लैटिनम, अगर आप लोग ने कभी क्रेडिट कार्ड लिया होगा, देन इन दैट केस क्रेडिट कार्ड के लिए होता है प्लैटिनम कस्टमर, गोल्ड कस्टमर, आयन कस्टमर, लीड कस्टमर। तो आपके जो भी लीड है, आयन कस्टमर है, ट्राई करो कि उनको आप गोल्ड कस्टमर कन्वर्ट करो, क्योंकि गोल्ड वालों से ज्यादा पैसा कमाने का स्कोप है, उसमें एनुअल चार्जेस भी होता है। जो आपका लीड कस्टमर है या आयन कस्टमर है उसके पास से तो एनुअल चार्जेस भी नहीं मिलता है। एंड ट्राई करेंगे कि सबसे बेस्ट जिसमें मुझे प्रॉफिट होने वाला है विच इज प्लैटिनम कस्टमर, उसके पास से मैं मैक्सिमम रेवेन्यू निकालने की कोशिश करूं। एंड मैक्सिमम जितने भी मेरे जो लीड और आयन वाले उनको मैं प्लैटिनम तक लेकर जाऊं। सो ये होता है कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप वी आर क्लियर। एंड देन फिर आता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, देन इन दैट केस, या आपका समझो आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, देन इन दैट केस जो कस्टमर परचेस कर रहा है ना, वो लाइफ टाइम आपका प्रोडक्ट यूज कर सकता है। द बेस्ट एग्जांपल विल बी योर एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। समझो अगर किसी ने आपका कंपनी का साबुन लिया या टूथपेस्ट लिया, टूथब्रश लिया या फिर उसने शैम्पू लिया, देन इन दैट केस कहने से वो तो लाइफ टाइम आपका वो प्रोडक्ट यूज करने वाला है। तो अगर आज मैं 10 साल की उम्र में कोई शैम्पू यूज करना चालू करता हूं, एंड इफ माय लाइफ एक्सपेक्टेशन इज 70 इयर्स, देन इन दैट केस कैन आई से 60 इयर्स के लिए मेरा वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो वो प्रोडक्ट से मेरे को हर एक कस्टमर से कितना कैश इनफ्लो आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कि हर कस्टमर से मेरा लाइफ टाइम मुझे टोटल कितना कैश इनफ्लो आने वाला है। सो देखो, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट दैट वी डिराइव। प्रेजेंट वैल्यू क्यों? क्योंकि आज समझो मैंने खरीद लिया, अब फ्यूचर में खरीदूंगा खरीदूंगा तो 60 इयर्स तक मैं और खरीदने वाला हूं, देन इन दैट वो 60th ईयर पे आज जो वैल्यू ऑब्वियसली 60th ईयर पे कुछ और होगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ। तो वो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे को इतने इयर्स का मिलने वाला है हर एक कस्टमर के पास से, वो लाइफ टाइम वैल्यू इज कॉल्ड एज CLV, is the present value of net profit that we derive from a customer over the entire lifetime of a relationship with the particular customer. It is the net present value of the projected cash flows from a lifetime ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। आई होप वी आर क्लियर। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को कि ये 4 स्टेप प्रॉपर्ली फॉलो करिए। सबसे पहले कस्टमर एक्विजिशन। बॉस आपको कौन से टाइप का कस्टमर चाहिए, वो कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। सॉरी, कस्टमर कौन सा चाहिए आपको, कस्टमर सिलेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर सिलेक्शन बेस क्लियर है, देन यू विल मूव ऑन टू एक्विजिशन लेवल। कैडबरी का मैं एक एग्जांपल देता हूं। कैडबरी क्या करता था पहले, है ना, कैडबरी यूज्ड टू टारगेट ओनली टू एज ग्रुप ऑफ 25 to 35, बस उतना ही उनका एज ग्रुप था। फिर उन्होंने एडवर्टीजमेंट चेंज करना चालू किया, फिर उन्होंने बच्चे लोग के लिए वो कैडबरी शॉर्ट्स निकाला, इक्लेयर्स निकाला, फिर बाद में बड़े लोग के लिए कुछ और निकाला। उससे क्या हो गया, उनका कस्टमर जो सिलेक्शन है वो बढ़ते गया। सो ऐसे आपको देखना पड़ेगा आपका कस्टमर सिलेक्शन क्या है। एक बार कस्टमर सिलेक्शन क्लियर हो गया, उस बेसिस पे आपको आपका एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा ताकि आपके पास कस्टमर आते जाए, तो वो आपका कस्टमर एक्विजिशन हो गया। जितना अच्छा क्वालिटी दोगे उतना कस्टमर रिटेन होगा, कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर। जितना अच्छा आफ्टर सेल्स होगा, रिस्पॉन्सिवनेस होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कस्टमर को, उतना वो आपके साथ टिक के रहेगा। एंड लास्ट इज कस्टमर एक्सटेंशन। कस्टमर एक्सटेंशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, एग्जांपल है आपका मैकडोनल्ड्स का।
मैकडोनाल्ड्स में तीन स्ट्रेटेजी होती है। एक होती है क्रॉस सेल। सो क्रॉस सेल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बर्गर लिया है तो वो आपको बोलेगा कि सर आपको साथ में फ्रेंच फ्राइज चाहिए क्या, सर आपको साथ में कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्या, तो आपको क्या कर रहा है, वो क्रॉस सेल कर रहा है। फिर आता है अपसेल। अपसेल का मतलब समझो आपने बोला आई वांट मीडियम फ्रेंच फ्राइज, तो आपको बोलेगा सर मीडियम फ्रेंच फ्राइज की जगह पे लार्ज फ्रेंच फ्राइज ले लीजिए, आप अपस्केल कर लीजिए। या आप समझो घड़ी लेने के लिए गए 10,000 की टाइटन की फास्ट ट्रैक की, बट आपको जो दुकान वाला था वो बोलेगा कि नहीं नहीं सर 12,000 की घड़ी लीजिए बहुत अच्छी है, तो 10,000 की जगह आपने 12,000 की ले लिया, तो उसने क्या कर लिया, आपको अपसेल कर दिया। एंड एक होता है रीसेल। अगर आपको सिमिलर कोई और प्रोडक्ट्स खरीदना है देन इन दैट केस वो आपको सेल कर देगा। सो ये मेन चार चीजें ध्यान में रखनी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। क्या, सबसे पहले कस्टमर सिलेक्शन का जो बेस है वो बढ़ाओ, जैसे कैडबरी ने बढ़ाया। फिर कस्टमर एक्वायर करो बाय यूजिंग एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एंड देन कस्टमर को रिटेन करो बाय गिविंग द बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, रिस्पॉन्सिवनेस, एंड लास्ट है कस्टमर एक्सटेंशन। रीसेल करो, क्रॉस सेल करो, अपसेल करो, एंड कस्टमर का ओवरऑल लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाते जाओ। सो दिस इज अबाउट योर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्लियर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्लियर, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर, एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्लियर। ये सब थे डाउन स्ट्रीम के पार्ट, ये सब थे डाउन स्ट्रीम के बाद। क्या बोला, रिलेशनशिप मार्केटिंग, उसके 6 एस्पेक्ट्स है, कस्टमर मार्केट, रेफरल मार्केट, रिक्रूटमेंट मार्केट। याद रखना मेरे एग्जांपल्स कभी नहीं भूलोगे, इन्फ्लुएंस मार्केट, सप्लायर मार्केट, इंटरनल मार्केट। फिर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिर आता है कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मतलब नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कस्टमर। 4 कंपोनेंट है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के। एक है कस्टमर सिलेक्शन, दूसरा है कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एक्सटेंशन, रीसेल, क्रॉस सेल, अपसेल। इससे रिलेटेड एक सम भी आया था मई 19 के, आई थिंक आरटीपी में, मैंने ये बुक में भी लिया हुआ है और उसका वीडियो भी है मेरा यूट्यूब पे, यू कैन गो थ्रू दैट। फिर बाद में अब बस 2-3 सिंपल चीजें बची है, वो है एक है कस्टमर सर्विस लेवल अग्रीमेंट। सर्विस लेवल अग्रीमेंट मतलब आपका ये जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वैसे होते हैं ये सर्विस लेवल अग्रीमेंट, कि आपके जो भी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस हिसाब से द सर्विस प्रोवाइडर विल हैव टू डिलीवर यू द सर्विसेज। बस, इससे ज्यादा कुछ इंस्टीट्यूट ने भी बहुत ज्यादा दिया नहीं है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। अगर आप लोग ने ये वर्ड सुना होगा कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर बेसिकली इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग आउट। मतलब यूएसए में, जैसे भी मैंने जेपी मॉर्गन में काम किया हुआ है 4 साल, तो वहां पे मैंने आउटसोर्सिंग कंपनीज और ये सब एस्पेक्ट्स बहुत देखे। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूएसए में एक मोबाइल फोन कंपनी है एटीएनटी, तो उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज है, वो कॉल सेंटर में काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई अगर कोई भी कस्टमर का क्वेरी होगा तो वो कॉल लेंगे एंड दे विल गिव द सोल्यूशन टू द कस्टमर, एंड उसके लिए वो लोगों को ह्यूज करोड़ों डॉलर वो लोग को देना पड़ता है। उससे अच्छा उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया में उसको सेटल कर दे। अब जो 50 लाख रुपए वो लोग वहां के कॉल सेंटर एम्प्लॉय को दे रहे हैं, सेम 5 लाख रुपए में यहाँ का कॉल सेंटर एम्प्लॉय काम कर रहा है। 90% का सेविंग्स हो रहा है। बट करना क्या है, खाली कॉल उठा के आपको सिंपली बात करना है। वो तो वहां पे भी वही हो रही थी, यहाँ पे भी ये हो रही है, बट 90% आपका सेविंग इन कॉस्ट हो रहा है। इसके लिए आउटसोर्सिंग इज द बेस्ट वे, सो दैट आप सेम सर्विसेज किसी और को दे दो, वो आपसे बेटर वे में कर लेगा विद अ रिड्यूस्ड कॉस्ट, एंड देन यू विल आउटसोर्स। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ यूएसए कॉल सेंटर इंडस्ट्री। वहां से वो लोग ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो अभी यूएसए से कोई भी कॉल करता है तो इंडिया में कनेक्ट होता है, इंडिया का जो कॉल सेंटर एम्प्लॉय है वो उसको जो भी सोल्यूशन देना है वो दे देता है, ट्रेनिंग मिल जाता है, बात खत्म। सो बिजनेस प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस कॉस्ट और इंप्रूव एफिशिएंसी बाय शिफ्टिंग टास्क, ऑपरेशंस, जॉब्स और प्रोसेसेस टू अनदर पार्टी फॉर आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम। सो जो भी आपको कॉस्ट रिड्यूस करना है, एफिशिएंसी इंप्रूव करना है, इंडिया का जो बंदा है उसको इतना अच्छा ट्रेनिंग दे दो दैट एफिशिएंटली वो काम कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू थर्ड पार्टी एट प्रीमाइसेस और आउटसाइड, तो बराबर अपन लोग ने थर्ड पार्टी यूएसए ने इंडिया को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्सिंग ऑफन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाउन सोर्सिंग और री इंजीनियरिंग। तो अभी क्या हो सकता है कि अभी देखो जो एटीएनटी मोबाइल कंपनी है वो कॉल सेंटर एम्प्लॉय का पूरा काम उसने इंडिया को दे दिया। अब वो कुछ और स्ट्रेटेजाइज कर सकता है, अपनी पूरी कंपनी को री इंजीनियर कर सकता है। इट इज अ कॉस्ट सेविंग मेजर, कोई डाउट ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों डॉलर सेव किया वो लोग ने। आउटसोर्सिंग कैन बी डन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज। तो एक होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब सर्विसेज का भी आउटसोर्सिंग होता है। कई बार गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का भी होता है। तो से फॉर एग्जांपल कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, उसको बटन बनाना है, बट बटन खुद से ना बना के इट कैन आउटसोर्स टू समबडी हु इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग बटन्स। तो उसको बोलेगा बटन तू मुझे मैन्युफैक्चर करके दे दे, मैं खुद बटन बनाऊंगा। देन इन दैट केस बटन मेरे को बनाना बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। सो वो अगर मैं किसी से बटन ले रहा हूँ देन इन दैट केस वो क्या हो गया, आउटसोर्सिंग कर लिया मैंने मेरा बटन मैन्युफैक्चरिंग का काम। समझे क्या? नेक्स्ट एडवांटेजेस, सेविंग कॉस्ट बिग टाइम, प्लस इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो
लेबर इंटेंसिव कंट्री इंडिया, यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री, उनका कॉस्ट सेव हो गया, अपने को इधर एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और क्या चाहिए। सेविंग इन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेट। अब जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है वो इंडिया वाला सेटअप करेगा, जो भी टेक्नोलॉजी लाना है वो इन्वेस्टमेंट करना है वो इंडिया वाला करेगा, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टाफिंग एंड मैन पावर मैनेजमेंट, बिकॉज नाउ इट इज टेकन ओवर बाय अ थर्ड पार्टी। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कंट्रोल रिक्वायर्ड ऑन आउटसोर्स एक्टिविटीज, भाई काम तो दे दिया उसको पूरा, बट वो काम बराबर हो रहा है कि नहीं, जो भी कस्टमर, जो भी आप क्वेरी रिजॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं बराबर से, जो बाकी कस्टमर्स है दे आर हैप्पी और नॉट। इन एक्सपीरियंस वर्कर्स लीड टू क्वालिटी प्रॉब्लम, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो कस्टमर्स है, जो सॉरी एम्प्लॉयज है, वो experienced and loss of sensitive data and loss of confidentiality, because now majority of your work is being managed by outsourced agency, then in that case आपकी जो भी अभी कितने कॉल्स आए, कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कितने सर्विसेज, क्या आप कितना अच्छा आपका प्रोडक्ट दे रहे हो, वो सब चीजें एक आउटसोर्स एंटिटी को भी पता चल जाती है, तो आपका जो सेंसिटिव डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो लीक हो सकता है। सो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है आउटसोर्सिंग में। एंड लास्ट इज योर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ये करने के बाद अपना ये चैप्टर थियोरेटिकली पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मेक माय डिलीवरी, जो हमारा पब्लिशर है। तो पब्लिशर ने मेरे को क्या बोला कि देखो, अब तक हमारे साथ क्या अरेंजमेंट था कि मैं मेक माय डिलीवरी के, फॉर एग्जांपल मैजिक बुक, मेक माय डिलीवरी को मैंने बोला कि चलो आप प्रिंट करके दे दो, तो मेक माय डिलीवरी को एक्चुअली 400 रुपीज का कॉस्ट लगता है, वो मेरे को 500 रुपीज में ये मैजिक बुक सेल करते हैं, और मैं मार्केट में 1000 रुपीज में बेचता हूं, तो मैं 500 रुपीज कमा रहा हूं, 100 रुपीज मेक माई डिलीवरी कमा रहा है, एंड 400 रुपीज का तो एक्चुअल कॉस्ट है, समझे ना। 400, 100, 500, तो 500 रुपीज मैं मेक माई डिलीवरी का दे रहा हूँ, उसमें से 100 रुपया मेक माई डिलीवरी अपने पास रख रहा है एज अ प्रॉफिट। मैं स्टूडेंट्स को 1000 रुपए में बेच रहा हूँ, 500 रुपए मैं प्रॉफिट रख रहा हूँ। बट इसमें पूरा का पूरा रिस्क मेरा है कि अगर उसने, मैंने उसको 10,000 यूनिट्स बुक्स प्रोड्यूस करने को बोला, तो वो 10,000 बुक्स मेरे को भेज देगा। अब वो मार्केट में ये 10,000 बुक्स बिकी नहीं बिकी, कुछ भी हुआ, तो वो सब मेरा रिस्क है। अब उसकी जगह पे मेक माई डिलीवरी जो मेरा सप्लायर है, ये देखो मेक माई डिलीवरी कौन है, मेरे बुक्स का सप्लायर है ना। मेक माई डिलीवरी मेरे को बोलता है कि मिस्टर संकल्प, आप सब टेंशन छोड़ दीजिए, 1000 रुपए में अपन लोग बेचेंगे, आपका कोई भी रिस्क नहीं है, टेक्नोलॉजी मेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा, प्रिंटिंग का पूरा खर्चा मेरा, बट जो भी प्रॉफिट होगा वो अपन 50-50 शेयर करेंगे। तो 400 रुपीज का कॉस्ट है, 1000 में अपन लोग मार्केट में सेल करने वाले, कहने से 600 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। 50% सर संकल्प सर आप रखेंगे, 50% एमएमडी रखेगा। एमएमडी को क्या फायदा हुआ, पहले 100 रुपीज मिल रहा था, अभी 200 मिल गया, बट एमएमडी के पास एक बहुत बड़ा रिस्क भी है कि अगर मार्केट में बुक्स नहीं सेल हुई, देन इन दैट केस एमएमडी ने जो इतना अच्छा प्रोडक्शन किया है, टेक्नोलॉजी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, वो उसका पूरा का पूरा वेस्ट हो सकता है। सो इट्स लाइक अ इक्विटी रिलेशनशिप, सप्लायर के साथ इक्विटी रिलेशनशिप हो गया है मेरा, एंड दैट इज कॉल्ड एज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। इंडिया में इतना फेमस नहीं है, यूएसए, सिंगापुर, चाइना, दीज आर द कंट्रीज हु आर बेसिकली यूजिंग इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मेक माई डिलीवरी वाला सिस्टम। तो अब मेक माई डिलीवरी रिस्क ले रहा है, बट सामने उसको रिस्क के सामने प्रॉफिटेबिलिटी भी, जो 100 रुपए मिलता था उसके जगह पे अभी 300 रुपीज मिलेगा, एंड दैट इज वेर इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन। मेरे लिए क्या विन विन है कि पहले मेरे को 500 की जगह अब 300 मिल रहा है, बट मेरा टेंशन खत्म, बुक नहीं भी बिका, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होता है, मेरा टेंशन नहीं है, वो एमएमडी विल मैनेज, बिकॉज अब हमारा इक्विटी रिलेशनशिप है। आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार रीड कर लेते हैं। जीएसए गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज एन अप्रोच to the review and adjustment of an existing contract or series of contract where adjustment provides benefit to both the parties. Fundamental form of GSA is where supplier performs its side of the contract with no guarantee of receiving payment. जैसे मेक माई डिलीवरी, पहले उसको पता था कि संकल्प 500 रुपया देने ही वाला है, जैसे ही मेक माई डिलीवरी मेरे को 10,000 बुक भेजेगा, मैं 500 रुपया उसको वो 10,000 बुक के लिए दे दूंगा, तो क्लियर था। बट अब संकल्प कुछ देने नहीं वाला है, 400 रुपया का बुक बनाया, फिर मार्केट में बिकेगा तब जाके उसको पैसा मिलेगा, अगर मार्केट में बुक नहीं बिका तो उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज के where supplier performs its side, मतलब मेक माई डिलीवरी ने बुक बना दिया with no guarantee of receiving payment, it is a win-win situation for both supplier and the customers. Risk in nature as supplier can be rewarded with large return or walk away with nothing. अगर 10,000 का 10,000 बुक बिक गया, then 100 रुपए की जगह पे 300 रुपए मिलेगा, और अगर नहीं बिका, then in that case supplier में walk away with nothing as well. So ये एक रिस्क होता है in gain sharing arrangement.
सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स एट GS8 चियांग इंटरनेशनल, सप्लायर विल डिलीवर 3% मिनिमम कॉस्ट सेविंग, वो करेगा ही करेगा 3% का। फर्स्ट ईयर आइडिया अगर सप्लायर का है तो उसके पास जाएगा, सेकंड ईयर 40-60 रेशियो में, थर्ड ईयर इट विल बी पास्ड ऑन टू चियांग इंटरनेशनल। एनी कॉस्ट सेविंग बाय एक्सक्लूसिवली चियांग इंटरनेशनल आइडियाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड विद सप्लायर। तो अगर इसमें और कुछ सप्लायर कुछ आइडिया खाली सप्लायर का है तो इट में बी विद हिम और वाइस वर्सा। ओके, इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, एंड इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा ये पूरा का पूरा थियोरी ऑफ दिस चैप्टर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। डेफिनेटली केस स्टडीज, केस सिनेरियोज भी इस बुक में कवर्ड है। देखते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन में उसके रिवीजन को भी करने का ट्राई करेंगे, बट उसके पहले आपको मुझे बताना है कि कैसा लगा आपको ये सेशन, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट डेफिनेटली do let me know in your comments, and if you are waiting for more lectures and everything, again बताते रहिएगा कमेंट्स में, शेयर करते रहिएगा, so that we are connected. So as you can see यहाँ पे फिर आगे केस स्टडीज भी है, केस सिनेरियोज भी है, जो केस स्टडी डाइजेस्ट के वो सब भी क्वेश्चंस लिए हैं, मास्टर सम्स भी लिया है, सो दैट प्रैक्टिकल भी आपका इसी बुक के साथ सॉल्व हो जाए। क्या बोलता है पब्लिक? ओके, सो टाइम टू से हasta la vista. I hope you enjoyed the session as much as I enjoyed the session जब मैं आप लोग को डिलीवर कर रहा था। मजा आ गया, ट्रस्ट मी ऑन दैट। चलो, कीप स्माइलिंग। मिशन एग्जाम्शन याद रखना अपने को लाना ही है कॉस्टिंग में। अब की बार SCM की बारी है। ओके, चलो, टेक केयर, hasta la vista, keep smiling, keep liking, keep sharing your comments, and thank you so much.